स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर: यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। नील का बंकर उड़ा दिया गया था। उसकी कार शंकर और डायनामिस के मुख्यालय में जमा किए गए मस्तिष्क प्रतिलिपि अनुसंधान की तरह। किसी और की चेतना को समय के माध्यम से स्थानांतरित करने की उसकी योजना धराशायी हो गई थी। कुरियर के पास बस एक ही रास्ता बचा था, इस भागदौड़ से कुछ बचाने का उसका एकमात्र मौका, और वह था वल्कन का शक्तिवर्धक कवच। लेकिन क्या वह सब कुछ होने के बाद भी उसकी मदद करेगी? उसे यकीन नहीं था। इस बिंदु पर उसे बस वल्कन से उसकी बंदूक मांगनी चाहिए और ट्रिगर दबा देना चाहिए। और अभी तक। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नेहा ने चुप्पी तोड़ी। मुझे पता है मैं खूबसूरत हूं, पर यह तो बहुत डरावना है। मैं तुम्हारी कही बात पर सोच रहा था, अर्जुन बोला। थोड़ा सा भरोसा। तुम्हें पता था कि मैं कुछ छिपा रहा हूं, पर तुमने वीर या बाकियों से कुछ नहीं कहा। क्यों? मुझे खुद भी हैरानी है, जीनियस ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। पता नहीं, तुम स्मार्ट हो, मजेदार हो और मुझे तुम पसंद हो। बस इतनी सी बात है। जैसे वर्तमान में। तो क्या अब भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ है? ज्यादा जोर मत दो अर्जुन, उसने जवाब दिया। हालांकि उसने उसके होठों पर एक मुस्कान देखी। हां, मुझे अब भी तुम पर थोड़ा क्रश है, और इसीलिए मैं तुम्हारी बेवकूफी पर नाराज हूं। तुम सच में सिर्फ उन्हीं लोगों पर नाराज हो सकते हो जिनसे तुम नफरत करते हो या जिनकी परवाह करते हो। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, हालांकि उसका दिल नहीं था। बात यह थी कि उसके पास नफरत करने वाले तो बहुत थे, लेकिन परवाह करने वाले बहुत कम। वह हमेशा दूसरों से जुड़ने से बचता था, क्योंकि जब वह चक्कर लगाता तो और भी ज्यादा दुख देता था। बात यह थी कि वल्कन ने उसके कुछ राज तब भी छुपाए रखे थे जब वह उसे आसानी से धोखा दे सकती थी। अब भी उसने उसे पूरी तरह से हारे हुए के रूप में नहीं लिखा था। वह एक अच्छी इंसान नहीं थी, जैसा कि उसका डायनेमिस लूप प्रमाणित कर रहा था, लेकिन वह इतनी बुरी भी नहीं थी। थोड़ा सा भरोसा। काफी समय हो गया था जब अर्जुन ने कृष के अलावा किसी और पर भरोसा किया था, क्योंकि भरोसा एक नाजुक चीज होती है जो आसानी से एक खुले जख्म में बदल सकती है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो एक बार दे दी जाए तो आसानी से वापस नहीं ली जा सकती। लेकिन यह सारी मुसीबत इसलिए हुई क्योंकि वह बंकर के राजकृष के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। अगर अर्जुन बार बार वही काम करता तो उसे वही नतीजे मिलते। शायद अब बदलाव का समय आ गया है। शायद अब उसके लिए बदलाव का समय आ गया था। नेहा, क्या? मैं समय यात्रा कर सकता हूं। आखिरकार विश्वास एक दोतरफा रास्ता था। एक सफेद भूमिगत प्रयोग कक्ष के बीच में खड़े होकर अर्जुन कराह उठा। मुझे बाथरूम जाना है। बहुत देर हो गई बेवकूफ, नेहा ने जवाब दिया, और उसने स्क्रूड्राइवर से कवच की हल्की मिश्र धातु वाली छाती की प्लेट को बंद कर दिया, जिससे सिर्फ कुरियर का सिर ही दिखाई दे रहा था। यूजीन हेनरी श्रोडिंगर ने उसकी तरफ देखकर म्याऊं किया, अपने मालिक को उत्सुकता से देखते हुए। लेकिन अगर तुम अपना पेशाब खुद पीना चाहते हो तो मैंने एक मूत्र पुनर्चक्रण प्रणाली भी जोड़ दी है। आकर्षक। अर्जुन का शरीर इतना भारी नहीं लग रहा था, भले ही उसने 25 किलो का कवच पहना हो। वजन बराबर बटा हुआ था, जिससे उसकी मांसपेशियों पर दबाव कम पड़ा और सर्वो ने उसे अतिरिक्त ताकत दी। हालांकि कुरियर अपने आकर्षक सूट की तरह तेज नहीं चल पाता, लेकिन वह कंक्रीट को भेद सकता था। उसकी मांग के अनुसार नेहा ने कवच को बैंगनी रंग से रंग दिया था और हेलमेट की आंखों के लिए नारंगी लेंस लगा दिए थे। हालांकि अर्जुन उसमें एक बड़े आकार के मानव जैसे कीड़े जैसा दिख रहा था, फिर भी वह बेहद आकर्षक बना रहेगा, और यही मायने रखता था। अरे, उसके कवच का डिजाइन वल्कन के कवच से मेल खाता था। क्या यह मनमोहक नहीं था? अर्जुन ने उसकी रूपरेखा भी याद कर ली थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वह भविष्य में उसे फिर से बना सके। एक दरवाजे और प्लेक्सीग्लास खिड़की से नियंत्रण क्षेत्र से अलग यह जगह युद्धों से पहले एक भूमिगत पुलिस पूछताछ कक्ष हुआ करती थी।
नेहा ने इसे एक प्रयोगशाला में बदल दिया था, यहां तक कि उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके कुछ ही दिनों में कवच भी तैयार कर लिया था। यह अस्थायी कार्यशाला वल्कन की पिछली फाउंड्री से बहुत अलग थी, लेकिन यह पर्याप्त थी। उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं थी, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं। वल्कन ने वीर से वादा किया था कि वह एक नए प्रकार के कवच पर काम करेगी जो अर्जुन की शक्ति को बढ़ा सके, और भावी सम्राट ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। ऐसा लग रहा था कि कुरियर की शक्ति ने लाइटनिंग बट पर अच्छा प्रभाव डाला था, या फिर अपनी बेटी की मृत्यु के बाद उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। आप सुमित के बारे में जो कहना चाहते थे कहिए, लेकिन उन्होंने काम पूरा कर दिया। पहले ही समझ लेना चाहिए था, नेहा बड़बड़ाई और उस कवच का आखिरी हिस्सा पकड़ लिया जो उसने अर्जुन को अभी तक नहीं पहनाया था। हेलमेट, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट थे। क्या यह कोई दोहराव था? क्या तुमने अपनी मीठी मीठी बातों में तब तक सुधार किया था जब तक कि वह कारगर न हो जाए? नहीं। हालांकि अर्जुन को औरतों के साथ सदियों का अनुभव था, इसलिए वह जानता था कि लोगों को क्या पसंद आता है। तुमने मुझे पहले भी मारने की कोशिश की थी, क्या मैं सफल हुई? उसने लगभग आशा भरी नजरों से पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शर्म की बात है, लगता है इस बार मैं कामयाब हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरी आधी गर्लफ्रेंड्स ने कभी ना कभी मुझे मारने की कोशिश की। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं एक मर्दवादी हूं। मुझे पता है तुम हो, नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, हालांकि उसका मूड जल्दी ही खराब हो गया। मेरी एक गुजारिश है अर्जुन। आपसे एक अनुरोध? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। वल्कन अनुरोध नहीं करती, आदेश देती है। मैं कैसे मना कर सकता हूं? अगर यह फेल हो गया, और यह फेल नहीं होगा क्योंकि मैं जीनियस हूं। नेहा ने सांसें इकट्ठी की, मानो फेल होने की संभावना को स्वीकार करने में ही उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी हो। लेकिन मान लेते हैं कि अगर यह फेल हो गया, मैं आपके मन को स्थानांतरित नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन के अनुभव में असफलता नियम होगी और संभावित सफलता अपवाद। हां ठीक है शर्लक, उसने दांत पीसते हुए कहा। अगर मैं नहीं बच पाई तो इसका मतलब है कि मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा, वो मैं जो अभी हूं। तुम बस अपनी याददाश्त खो दोगे, अर्जुन ने तर्क दिया। इतना निराशावादी मत बनो, यह स्मृतिलोप है, मृत्यु नहीं। मैं उन चीजों की यादें खो दूंगी जो मैंने की ही नहीं। मजाक करना बंद करो अर्जुन, मैं मिट जाऊंगी, कहानी खत्म। उसने एक आह भरी, मानो खुद को मौत के लिए तैयार कर रही हो। तो अगर मैं बच नहीं पाई तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरे दूसरे रूप को अकेला छोड़ दो। ध्यान रखना कि वो जिंदा रहे और उसे कॉर्पो जेल न जाना पड़े, लेकिन उस पर अपनी गर्मियों वाली इश्कबाजी मत करना। मेरी जगह किसी और नेहा को मत लाना। मैं समझता हूं, अर्जुन ने कहा। पहले भी मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं भूलोगे, और अब भी सच कह रहा हूं। अगर मैं गायब भी हो जाऊं तो भी वादा करो कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। मैं वादा करता हूं। उन्होंने पहले भी यह शपथ ली थी और हमेशा उसका पालन किया। हेलमेट हाथ में लिए नेहा ने अपने होंठ अर्जुन के होंठों से सटा दिए। कुरियर ने अपने हाथ उसकी कमर के पीछे रख दिए। कवच हिलते ही खनक रहा था और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। यह एक जोशीला गहरा चुंबन था। उसे लगा जैसे वल्कन उसे वहीं खा जाना चाहता हो। यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। यह मत भूलना, नेहा ने गले लगना तोड़ते हुए और अर्जुन के चेहरे पर हेलमेट लगाते हुए कहा। कुरियर ने रेस्पिरेटर से सांस लेना और लेंस से दुनिया देखना शुरू कर दिया। फिर वल्कन ने श्रोडिंगर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली जिद पर अड़ी रही। मुझे लगता है कि वह यहीं रहना चाहता है, नेहा ने सोचा। यह श्रोडिंगर की बिल्ली है, अर्जुन ने जवाब दिया, बिल्ली को अपनी बख्तरबंद बाहों में आसानी से जकड़ते हुए। वह हालात को बेहतर बना देगा। जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि उसके पास अभी काफी जिंदगियां बची होंगी, नेहा ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए जवाब दिया। जीनियस खिड़की के उस पार कंट्रोल पैनल के पास बैठी थी और अपना काम शुरू करने से पहले अपने बॉयफ्रेंड पर एक आखिरी नजर डालने की कोशिश कर रही थी। योजना यह थी कि अर्जुन अपनी बढ़ी हुई शक्ति से बैंगनी दुनिया में दरार पैदा करे। हालांकि कुरियर सदियों से ऐसा करने में कभी सफल नहीं हुआ था,
लेकिन इससे कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो भौतिक समय यात्रा संभव हो ही जानी चाहिए थी। यह एक दूर की कौड़ी वाली योजना थी, यहां तक कि जोखिम भरी भी, लेकिन उन्होंने बाकी सभी विकल्प आजमा लिए थे। चूंकि उन्होंने चेतना हस्तांतरण के लिए जरूरी तकनीक खो दी थी और यूरोप में जल्द ही संघर्ष छिड़ने वाला था, इसलिए नेहा के पास पुनः आरंभ से बचने का कोई और रास्ता नहीं था। संभावनाएं बहुत कम थीं, लेकिन आशा तो हमेशा की जा सकती थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मर सकती हो तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अर्जुन ने नेहा से पूछा, जब वह अपने कंट्रोल पैनल पर बटन दबाते हुए कवच के फंक्शन को ठीक करने लगी। श्रोडिंगर अजीब तरह से चुप होकर इंतजार कर रहा था। तुम मुझे अपने तहखाने में जंजीरों से बांधकर रख सकती हो, मुझे लुभाओ मत, नेहा ने अपने कंट्रोल पैनल का लीवर खींचते हुए जवाब दिया। अर्जुन के लेंस पर शब्द और अंक दिखाई देने लगे। सूट के सिस्टम सक्रिय हो गए। न्यू रोम और उसके ग्रामीण इलाकों में लगभग 80 लाख लोग रहते हैं। मेटा ने उनमें से क्या 2-3 लाख लोगों को मार डाला? मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, 1 बनाम 3 लाख, इसे एक उचित सौदा मानने के लिए आपको बहुत बड़ा बेवकूफ होना पड़ेगा। कुछ लोग तो कुछ और ही सोचते, अर्जुन ने स्वीकार किया। एक जीनियस ने कुरियर को दोबारा लोड होने से रोकने के लिए अपने दिमाग को एक पुराने लूप में स्टोर करके रखने की कोशिश की। इसीलिए मैंने कुछ विश्वासघात के बाद अपने राज को छुपाए रखने की कोशिश की। बेचारे तुम, नेहा ने उसका मजाक उड़ाया, फिर अफसोस से कवच की तरफ देखा। मैं भी कभी हीरो थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। मैं बस दुनिया बदलना चाहता था, प्रभाव डालना चाहता था, जैसे तुम्हारी क्रिश गर्ल कर रही है। हालांकि उसे अभी तक समझ नहीं आया है। शायद इसीलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में चाहता था अर्जुन। मुझे लग रहा था कि हम साथ मिलकर बहुत कुछ करेंगे। हम हैं, अर्जुन ने उसे आश्वस्त किया। हां, उसने खिड़की से उसे देखने के लिए काम रोक कर जवाब दिया। सुनिश्चित करें कि यह हादसा फिर कभी ना हो, ठीक है? उस मोटे को मार डालो। अब से मैं उसे हर एक चक्कर में मार डालूंगा, वादा करता हूं, अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर मैंने सुमित को बंकर के बारे में बता दिया? नहीं, मत करो, जब तक मैं तुम्हारे पीछे ना आऊं। ज्यादा से ज्यादा वीर रस्ट टाउन को वैसे ही उड़ा देगा जैसे उसने अभी उड़ाया है, चाहे कोई भी हताहत हो। बुरी बात यह है कि मैं इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती। वल्कन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुंह बिचकाते हुए बोली, अगर मैं नहीं बच पाई तो लौरा के पास चली जाओ। माफ करना, क्या मैंने गलत सुना? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? मुझे जलन हो रही थी, है ना? जीनियस ने अपने बॉयफ्रेंड की बात काटते हुए कहा, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट है और अब वो यूं ही माफी मांग रही है। ये तो घिनौना है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे वल्कन को अपनी सारी दबी हुई भड़ास निकालने का मौका मिल गया। उसे लग रहा था कि छोटी जीनियस ने अपनी पूर्व साथी के साथ अपनी तीखी प्रतिद्वंद्विता में इतना निवेश कर दिया था कि अब जब वाइवर्न ने हार मान ली है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। शायद समय के साथ नेहा आगे बढ़ना सीख जाएगी, नफरत करना बंद कर देगी, अगर उसके पास समय होता। मैं उसे किसी से भी बेहतर जानती हूं, नेहा ने स्वीकार करते हुए बड़बड़ाया। वह उस बंकर को हटाने में मदद करेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इतनी मूर्ख है कि संभावनाओं को देख ही नहीं पाती। वह भ्रष्ट नहीं है, बस बहुत भोली है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह तारीफ थी या बेइज्जती। नेहा को जानते हुए शायद दोनों ही। क्या तुम्हें सुमित में शामिल होने का पछतावा है? कुरियर वाले ने उसकी गर्लफ्रेंड से पूछा। उसने कुछ पल इस सवाल पर विचार किया। नहीं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, वल्कन ने आखिरकार कहा। यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं था, लेकिन यह मेरा था। अगर यह समझ में आता है। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुरियर ने इसे स्वीकार कर लिया। खैर, जीनियस ने कंट्रोल पैनल पर टाइप करना खत्म किया और खिड़की से बाहर देखा। अर्जुन, हम तैयार हैं। हम दोनों के लिए उस बैंगनी दुनिया का रास्ता खोल दो। मैं वह सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं। करो या मत करो, इसमें कोशिश करने की कोई बात नहीं है। दोनों जोर से हंस पड़े। अर्जुन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें पॉप संस्कृति से भी उतना ही लगाव है। सच में उनकी जोड़ी माफिया स्वर्ग में बनी थी। भले ही इसका अंत बहुत बुरा हुआ हो, लेकिन यह लूप कुछ खास था। अपनी सांसें समेटते हुए
और श्रोडिंगर को अपनी बाहों में भरते हुए अर्जुन ने अपना टाइम स्टॉप सक्रिय कर दिया। अब सत्य का क्षण आ गया था। जैसे ही बैंगनी दुनिया और उनका ब्रह्मांड एक साथ आए, दुनिया बैंगनी हो गई। समय में जमने के बजाय वल्कन का कवच अस्थायी विसंगति के अंदर काम करता रहा। अगर प्रयोग विफल भी हो गया तो कम से कम अर्जुन बाद के दौरों के लिए अपने शस्त्रागार को उन्नत कर सकता था। समय अवरोध के 2 सेकंड बाद कुरियर को अचानक कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। पूछताछ कक्ष के अंदर चमकीले बैंगनी कण दिखाई देने लगे, जो उसके शरीर से प्रकाश के घूमते हुए बिंदु बन गए। वे कमरे में इधर उधर तैरने लगे, जबकि ब्रह्मांड स्थिर ही रहा। यह कवच अर्जुन की शक्ति को केंद्रित करने और स्पेस टाइम मैनिपुलेटर्स को शक्ति प्रदान करने वाले सैद्धांतिक वायलेट फ्लक्स रेडिएशन का पूर्ण उपयोग करने के लिए बनाया गया था। क्या ये वही कण हो सकते हैं? जैसे जैसे 2 सेकंड 3, 4 और फिर 5 में बदलते गए, इन रोशनियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई, कुछ दर्जन से हजारों तक, और उसके आसपास की हर चीज पर छा गई। उनका रंग चटक बैंगनी से बैंगनी हो गया और वे जुगनुओं के आकार से बढ़कर बुलबुलों में बदल गईं। इस बिंदु पर अर्जुन 10 सेकंड की सीमा तक पहुंच गया और गलती से एक नया बचाव करने से पहले ही रुकने का फैसला कर लिया। यह बैंगनी दुनिया से और अधिक शक्ति प्राप्त करने का एक प्रारंभिक परीक्षण मात्र था, लेकिन न्यूरोम के विनाश को पत्थर की लकीर बनाने लायक नहीं था। जीनोम ने जल्दबाजी में उसकी शक्ति रद्द कर दी, लेकिन दुनिया स्थिर रही। दरअसल उसके आसपास कणों की संख्या बढ़ती ही गई, जब तक कि उन्होंने उसकी नजर को पूरी तरह से ढक नहीं लिया। श्रोडिंगर नेहा पूरा कमरा रंगीन बुलबुलों के पर्दे के पीछे गायब हो गया। नेहा! अर्जुन ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। या यूं कहें कि कवच उसकी हरकत का पीछा नहीं कर रहा था, जिससे उसके अंग स्टील से जकड़े हुए थे। उसे अपनी बाहों में श्रोडिंगर का एहसास भी नहीं हो रहा था। नेहा, मैं रुक नहीं सकता। किसी ने जवाब नहीं दिया। बैंगनी बुलबुलों का पर्दा फट गया, जिससे अर्जुन कवच के लेंसों के आर पार देख पाया, लेकिन पूछताछ कक्ष की बजाय कुरियर को अंधेरे आसमान के नीचे बर्फीले खामोश बंजर इलाके का नजारा दिखाई दिया। क्या यह अंटार्कटिका था? यह आकाश में तारों की स्थिति के अनुरूप होगा। अजीब बात यह थी कि बुलबुले उसकी नजर के किनारे पर ही रहे और कवच हिलने से इनकार करता रहा, लेकिन अर्जुन ने बर्फ को हवा के साथ हिलते देखा। ऐसा लगा जैसे वह किसी बाहरी नजरिए से कोई 3D फिल्म देख रहा हो। अर्जुन की नजर बर्फ से निकलते एक गहरे रंग के धातु के गुंबद पर टिकी थी, शायद कोई शोध केंद्र या ऐसा ही कुछ। उसकी नजर एक अंधेरे कमरे में महोगनी की मेज पर पड़ी। एक मेज के चारों ओर 3 आकृतियां बोल रही थीं, हालांकि अर्जुन उन्हें साफ नहीं देख पा रहा था। वे नीले कणों से बने प्रेत जैसे लग रहे थे। ये उच्च आयाम भौतिकी और हमारी समझ से परे हैं, एक महिला की आवाज। फिर भी इन परग्रही दुनियाओं पर कब्जा करना और तारों पर विजय प्राप्त करना ही मानव जाति की नियति है। इस शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में जीवित रहने, यहां तक कि फलने फूलने के लिए मानवता को एक उच्चतर अवस्था तक पहुंचना होगा, मनुष्य से अतिमानव तक, होमो सेपियंस से होमो नोवस तक। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उत्थान। आवाज मिलती जुलती पर थोड़ी अलग। अर्जुन इसे समझा नहीं पाए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक ही कलाकार 2 किरदारों को आवाज दे रहा हो। लेकिन सरकारें और संस्थाएं हमें रोकने की कोशिश करेंगी ताकि यथास्थिति बनी रहे। वे पुराने जीवाश्म आगे क्या है यह नहीं देख सकते। वे अतीत में जीते हैं, जबकि भविष्य इस यान के साथ हमारे पास आया। हमें चेतावनी दी गई थी। पुराने राष्ट्र नाजुक चीजें हैं जो धूल में मिल जाएंगे या फिर खुद को ढाल लेंगे। हम जो अराजकता फैलाएंगे, यह हमारे बजट के भीतर है। वह क्या था? अतीत का एक दृश्य में फिर से गड़बड़ी आ गई और इस बार वह केवल टूटी हुई आवाजें ही सुन सका। बैंगनी कणों ने उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया, मानो कोई VHS टेप खराब हो गया हो। काले रंग के लिए कोई जगह नहीं है। सभी रंगों में से अकेले इसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। काले आयाम के जीव दुर्भावनापूर्ण नहीं लगते, लेकिन उनका अस्तित्व ही हमारी निचली वास्तविकता को छिन्न भिन्न कर देता है। भौतिक नियम विरोधाभासों के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। सभी परम दयालु हैं,
लेकिन संकीर्ण सोच वाले भी हैं। वे निम्न ब्रह्मांडों को केवल अपने रंग के चश्मे से ही समझते हैं, जटिलता रहित असीम शक्ति। या शायद वे हमसे ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। बैंगनी रंग का पर्दा हट गया और सामने एक हरा भरा घास का मैदान दिखाई दिया, जहां दर्जनों सफेद खरगोशों के आलीशान खिलौने बिखरे पड़े थे। सबने उसे देखा, कान ऊपर उठाए, मानो वे उसे समय और स्थान के पार देख पा रहे हों। उनके बाल खून से लथपथ थे और कुरियर ने ऊंची घास के पीछे छिपी एक क्षत विक्षत मानव लाश देखी। हाय, अर्जुन ने कहा। प्लूशीज ने अपने छोटे पंजे उठाए और कुरियर की ओर एकदम तालमेल के साथ हाथ हिलाया। बैंगनी कणों की चमक तेज हो गई और पलक झपकते ही वे सब एक चकाचौंध कर देने वाली चमक में फट गए। अर्जुन को आंखें सिकोड़नी पड़ीं, हालांकि वह प्रकाश के अंदर एक परछाई देख पाया। उसके आर पार उसे असंभव ज्यामिति बदलती जगहों और दूसरी परग्रही दुनियाओं के दरवाजे दिखाई दिए। वास्तविकताओं के बीच एक ऐसा चौराहा जिसका अस्तित्व मानव जाति के ब्रह्मांड के भौतिकी के विरुद्ध था, वह बैंगनी दुनिया में प्रवेश कर चुका था। जैसे ही अर्जुन उसके पास आया, परछाई का आकार बढ़ता गया। यह धुंधली सी आंखों के आकार के गोलों से ढके एक उल्टे पिरामिड जैसी दिख रही थी। हालांकि कुरियर बैंगनी रोशनी में उसकी बारीकियों को समझ नहीं पाया, फिर भी वह बता सकता था कि यह आकार में बहुत बड़ी थी। एक उड़ती हुई संरचना, किसी ग्रह के आकार की, शायद किसी तारे जितनी। नहीं, यह कोई संरचना नहीं है, एक जीवित प्राणी। उस देवतुल्य सत्ता ने अपनी असंख्य आंखों से अर्जुन की ओर देखा और यह 8 मई 2020 का दिन था। रोम में एक बिल्कुल नया दिन। ड्राइविंग व्हील पर हाथ रखे अर्जुन ने तुरंत पास की जगह पर गाड़ी पार्क की और खिड़की से बाहर झांका। गाड़ियां उसकी प्लायमाउथ फ्यूरी के पास से गुजरीं और उस चमकदार शहर की ओर चल पड़ीं, जो उसके आकर्षक कसीनों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपनी आत्मा दांव पर लगाने को तैयार था। माउंट वियर और डायनामिस का मुख्यालय गर्व से खड़े थे, दो भावी राष्ट्र एक दूसरे के सामने। अर्जुन ने अपने आसपास का अवलोकन किया और अपने विचारों को समेटने की कोशिश की। उसने कवच को अपने सामान्य कपड़ों से बदल दिया था और जांच करने के बाद उसने पुष्टि की कि सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया है। या तो उस प्राणी ने उसे मार डाला था, या उसने जीनोम की अपनी क्षमता में एक फेलसेफ सक्रिय कर दिया था। और वल्कन का भी कोई पता नहीं। अगर वह किसी तरह समय में पीछे जा पाती तो उसे तुरंत उसे फोन करना था, और अब तक उसका फोन चुप ही था। नेहा इसमें सफल नहीं हो पाई थी। अच्छा, अर्जुन ने गहरी उदास सांस छोड़ी। यह तो नाकामी थी। समय यात्री आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बस निराश हुआ। कम से कम अर्जुन गलती से नया बचाव करने के बजाय वापस जाने में कामयाब तो हो गया। इसकी वजह से उसे बस एक भरोसेमंद दोस्त और बाकी सब कुछ गंवाना पड़ा। लेकिन जीनोम के पास चीजें ठीक करने का एक मौका था और वह उसे गंवाना नहीं चाहता था। अपनी सांसें समेटते हुए अर्जुन ने क्रोनो रेडियो चालू किया और रेनेस्को के घर की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे अब भी लगता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। अर्जुन रुक गया क्योंकि क्रिश की आवाज क्रोनो रेडियो से बाहर आई थी। हमारे छोटे से नीले ग्रह के बाहर सब कुछ अंधकारमय और ठंडा है। हम अकेले नहीं हैं। रेडियो पर अर्जुन की आवाज सुनाई दी। और अगर आप मुझसे पूछें तो तारे तो और भी ज्यादा चमकते हैं। गाड़ी चला रहा कुरियर स्तब्ध रह गया जब उसने रेडियो पर खुद को क्रिश से बात करते सुना। उसे समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है। उसने एक रिकॉर्डिंग सुनी, अनाथालय की छत पर क्रिश के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग। कैसे? उसने इसे रिकॉर्ड नहीं किया और जहां तक उसे पता है समीर ने भी नहीं। यह समय में पीछे कैसे चला गया? क्या नील के उपग्रह द्वारा उसकी जान लेने से पहले क्रिश अपने डिवाइस के जरिए रिकॉर्डिंग भेजने में कामयाब हो गया था? या यह उस अजीब चीज का काम था? जो भी हो, अनाथालय की पूरी बातचीत बिल्कुल वैसी ही दोहराई गई जैसा अर्जुन ने अनुभव किया था। आखिरकार कुरियर वाले के शब्द उसकी कार में गूंज उठे। इसमें सुधार हो सकता है। क्रिश, तुम्हें केवल अंधकार ही दिखाई देता है, लेकिन जहां भी तुम देखते हो वहां प्रकाश ही प्रकाश है। हां, भले ही दुनिया में बहुत दुख हो, फिर भी उसे बचाना जरूरी है। अर्जुन ने एक्सीलेटर दबाया और नए रोम की ओर गाड़ी चलाई ताकि फिर से शुरुआत कर सके, चाहे उसे कितनी भी कोशिशें करनी पड़ें,
कितनी भी गलत शुरुआत और बुरे अंत से गुजरना पड़े, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे एक शहर बचाना था और एक परफेक्ट रन पूरा करना था। कुरियर ने वल्कन से वादा किया था और वह उसे निभाएगा। वसंत 2018। इटली के फेरेंजे के पास फार्म। 18 साल के अर्जुन शर्मा ने प्रयोगशाला का दरवाजा लात मारकर खोला, बिल्कुल नंगा, बिल्कुल जन्म के दिन की तरह। ब्रांडेड! उसने खरगोश का खिलौना अपने सिर के ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। उसका रूममेट मिश्रा, जो एक निकाले गए कुत्ते के दिमाग का ऑपरेशन करने में व्यस्त था, अर्जुन की तरफ सिर उठाकर बोला। इस दुबले पतले साइबोर्ग की हड्डियां पीतल की थीं, अंगों के लिए स्टील के पंप और नसों के लिए कांच। उसके हाथों में सीरिंजें थीं। उसकी खोपड़ी के कांच के गुंबद में एक दिमाग और 2 हरी आंखें तैर रही थीं, जो उस समय यात्री को घूर रही थीं। तुम नंगे क्यों हो बेशर्म प्रदर्शनकारी? साइबोर्ग के स्पीकर से आई आवाज नाराजगी से भरी थी, लेकिन हैरान नहीं। क्या तुमने अपनी बुनियादी जैविक इच्छाओं को फिर से बेलगाम होने दिया है? हां, पर नहीं। अर्जुन ने साइबरनेटिक जीनियस की ओर अपना नया आविष्कार लहराते हुए खुशी से जवाब दिया। मैं तुम्हें सच दिखाने के लिए बेताब हूं। साइबोर्ग बिना कुछ बोले उस खूबसूरत खिलौने को देखता रहा। एक पल के लिए कार्यशाला में सिर्फ कंप्यूटर की आवाज गूंज रही थी। जीनियस की प्रयोगशाला सचमुच पागल विज्ञान का अड्डा थी। जार में बंद दिमागों, रंग बिरंगे रासायनिक पदार्थों और प्रयोगात्मक खरपतवारों से भरी नलियों का एक अस्त व्यस्त संग्रहालय। शंकर पास ही एक मेज पर एक कृत्रिम दिमाग और एक छोटे कण त्वरक से जुड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। यह क्या है? मिश्रा ने आखिरकार पूछा। बच्चों का खिलौना, टेस्ट प्रोब। अर्जुन ने गर्व से जवाब दिया। यह किसी भी रोवर से कहीं ज्यादा कल्पनाशील है। और वास्तव में लेगोमॉर्फ प्लशी ही क्यों? वाह, यह तो प्यारा है। अगर इस आयाम में लोग रहते हैं तो स्थानीय लोग निश्चिंत हो जाएंगे। इसे साबित करने के लिए अर्जुन ने पिछला स्विच दबाया, जिससे प्लशी जाग गया। उसकी नीली आंखें कृत्रिम रोशनी से चमक उठीं और तुरंत एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ संदेश बज उठा। आई लव यू। देखा? अर्जुन ने पूछा। इसमें लेजर लगे हैं और इसे 13 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या आपके तंत्रिका संबंध इतने क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। मिश्रा ने अपनी मौजूदा सर्जरी पूरी करते हुए कहा। लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मिश्रा, या जैसा कि अर्जुन उसे बुलाना पसंद करते थे, ब्रांडेड एक जीनियस थे जिनका विशेष ध्यान न्यूरल तकनीक पर था। ब्रेन मशीन इंटरफेस जार में बंद दिमाग संवेदी दवाएं अगर इसमें न्यूरॉन्स शामिल हों तो वह कर सकते थे। अर्जुन उन्हें 2 साल से ज्यादा समय से जानता था। कम से कम उनके नजरिए से तो यही कहा जा सकता है। उन्होंने पहले भी साथ मिलकर एक ड्रग कार्टेल शुरू किया था। हालांकि वह उद्यम अर्जुन को उसके एक पागल ग्राहक द्वारा गोली मारने के साथ समाप्त हो गया था, लेकिन मजा तो आया। हो सकता है इस बार अर्जुन अपने रैम्पेज स्टार्टअप को कामयाब बनाने के लिए इस नए लूप को समर्पित करें। बहरहाल, समय यात्री ने पिछले 1 दशक से ज्यादा समय जीनियस तकनीक में महारत हासिल करने और सर्वश्रेष्ठ से सीखने में बिताया था। पर्याप्त ज्ञान के साथ समय यात्री को उम्मीद थी कि वह समय में और पीछे जाने का कोई रास्ता खोज लेगा, इससे पहले कि वह अपना अमृत पी ले। प्रगति धीमी थी लेकिन सार्थक थी। मिश्रा विशेष रूप से अंततः शंकर को काम करने का एक तरीका मिल सकता है। शर्मा, हां? गुड़िया तुम्हें देख ले, उससे पहले ही कुछ पहन लो। जीनियस ने अपने रूममेट को आदेश दिया। तुमने अपने शारीरिक सौंदर्य से उसका दिमाग पहले ही काफी भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हें मेरी एंड्रॉयड डिजाइन प्रतिभा से जलन हो रही है। मुझे अलैंगिक गायनॉइड संरचना में स्तनों का कोई उपयोग समझ नहीं आ रहा। मिश्रा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। बिल्कुल बात समझ नहीं आई। खैर, उस चीज को एक्सीलेटर में डाल दो। तुम अब भी मुझे इन प्रयोगों का उद्देश्य नहीं बताओगे? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे। अर्जुन ने उपकरण की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया। मिनी पार्टिकल एक्सीलरेटर ने एक छोटी धातु की नली का आकार ले लिया था, जिसमें एक हैच था जो शंकर से जुड़ा हुआ था। अर्जुन ने जल्दी से उसे खोला और प्लशी को अंदर रख दिया,
जैसे कोई बच्चा एस्केप पॉड में हो। मिश्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। खैर, शायद अर्जुन ऐसा कर सके। शुरुआती दौर में जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था उनमें से ज्यादातर ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन वायलेट जीनोम की संगति में ब्रांडेड और भी ज्यादा खुले विचारों वाला हो गया था। अगर प्रयोग सफल रहा तो मैं तुम्हें बता दूं, कुरियर ने पूछा, और फिर उसे एक जरूरी बात याद आई। और हां, तुम्हें अपनी डिजाइन की हुई मेटाब्यूस्ट दवा का दुरुपयोग बंद कर देना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स तुम्हें परेशान कर देंगे। तुम्हें कैसे पता? तुम मेरे खजाने में झांक रहे थे। चोर, मुझे तो तुम्हें अपनी संपत्ति से निकाल देना चाहिए था। जरूर जरूर, अर्जुन ने जवाब दिया, यह जानते हुए कि उस चिड़चिड़े जीनियस की भौंकने की आवाज उसके काटने से भी ज्यादा बुरी थी। ठीक है, तो कण त्वरक को उस आलीशान प्राणी को उस वैकल्पिक आयाम में भेज देना चाहिए जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसमें एक कैमरा और सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर लगा है जो मुझे मिल सका। मैं तुम्हें जानता हूं, यह बहुत कुछ नहीं कह रहा है। अर्जुन ने आखिरकार अपनी कमर पर एक लाल शॉल ओढ़ लिया, हालांकि सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रांडेड ने मशीन को तब तक चालू नहीं किया जब तक वह अपने सबसे शक्तिशाली हथियार को ढक न ले। तैयार होते ही मिश्रा ने अपनी उंगलियों को सीरिंज से यूएसबी कीज में बदल दिया और खुद को एक कंप्यूटर से जोड़ लिया। कण त्वरक के चालू होते ही एक भयानक आवाज निकली, मानो किसी जीवित इंजन की गर्जना हो। अब तक तो सब ठीक है, ब्रांडेड ने सीधे अपने मस्तिष्क में डेटा प्रोसेस करते हुए कहा। ऊर्जा रीडिंग स्थिर हैं। क्या यह टेलीपोर्ट हुआ? अर्जुन ने उत्साह में हाथ जोड़ते हुए पूछा। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि यह टेलीपोर्ट होता है, लेकिन जब तक एक्सेलरेटर चालू रहता है यह 2 आयामों में एक साथ मौजूद रहता है, ब्रांडेड ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। क्या आप वाकई उस डिवाइस को कार के इंजन से जोड़ना चाहते हैं? लगता है यह आशाजनक तकनीक की बर्बादी है। ओह, मुझे यकीन है। अगर एक्सीलरेटर प्लशी को दूसरे आयाम में भेजने में कामयाब रहा तो प्लाईमाउथ फ्यूरी को भी ऐसा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। अर्जुन किसी दूसरी धरती पर बस सकता था जहां उसका परिवार और क्रिश दोनों अभी भी जिंदा होते। क्या आपने बैक टू द फ्यूचर देखी है? मैं फिल्में नहीं देखता, मैं उन्हें जीता हूं। ओह ठीक है। पुराने जीनियस ने झूठी यादों का अनुभव करने के लिए अपने मस्तिष्क को कृत्रिम लोगों से जोड़ दिया। अर्जुन ने खुद सोचा कि क्या उन्हें अपने अनुभव के धन को देखते हुए बाजार में प्रवेश करना चाहिए। हालांकि उनके अतीत का 2/3 हिस्सा 1800 प्लस का दर्जा दिया जाएगा। अंततः कण त्वरक से आने वाला शोर कम हो गया और अंततः पूरी तरह से शांत हो गया। अर्जुन को उम्मीद थी कि वह प्लूशी को गायब पाएगा, लेकिन इसके बजाय जैसे ही उसने हैच खोला, त्वरक से एक संक्षिप्त बैंगनी चमक अचानक फूट पड़ी। जब यह शांत हुआ तो उसकी रचना ने अपनी बड़ी सुंदर नीली आंखों से अपने निर्माता की ओर देखा। अर्जुन ने पलकें झपकाईं। आलीशान ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। ओह ब्रेनी, क्या तुम दूर से मेरे खरगोश को नियंत्रित कर रहे हो? अर्जुन ने पूछा। आलीशान ने अपने कान ऊपर उठाए जैसे कि वह एक जीवित प्राणी था, न कि एक शैलीगत अन्वेषण जांच। चलो साथ खेलते हैं, प्लशी ने अपने नन्हे नन्हे हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। समय यात्री को रोबोट से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जिन्हें वह समझ नहीं पाया। क्या स्पीकर खराब था? मैं उस गंदी चीज को छड़ी के अलावा और क्यों छूंगा? मिश्रा ने कंप्यूटर से ध्यान हटाकर इंजीनियरिंग के इस प्यारे से चमत्कार को निहारते हुए जवाब दिया। शायद ऊर्जा के विस्फोट ने हार्डवेयर को जला दिया होगा। आलीशान ने जीनियस को घूरा। उसकी नीली आंखें लाल हो गईं। ओह, यह एक क्रोधित पिता को भी परेशान कर सकता है। झप! मिश्रा की कांच की खोपड़ी फट गई क्योंकि एक लेजर उसके अंदर से गुजरा, जिससे अंदर का मस्तिष्क वाष्पीकृत हो गया। अर्जुन के पास अपने सिर को अपनी बाहों से ढकने का समय ही नहीं था। उसके टुकड़े उसकी त्वचा को काट रहे थे, जबकि साइबोर्ग का शरीर जमीन पर गिर गया। खरगोश की आंखें द्वेष से चमक उठीं। उसके भीतर छिपे लेजर स्वयं ही सक्रिय हो गए। अरे, ये तो 5वीं बार है, अर्जुन ने मिश्रा के अवशेषों को देखते हुए शिकायत की। 5वीं बार मैंने उसे मरवा दिया। प्लशी को साफ तौर पर नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। चलो डिज्नीलैंड चलते हैं। आज नहीं,
अर्जुन ने इस प्रयोग को असफल मानते हुए जवाब दिया, अब मुझे गुड़िया के उसे ढूंढने से पहले ही हथियार फिर से लोड करने होंगे। एक आह भरते हुए कुरियर ने लापरवाही से पास के जार पर सिर मारा और एक कांच के टुकड़े से अपना गला काट लिया। अर्जुन कुछ मिनट पहले ही जाग गया था और एक नीले अथाह गड्ढे को देख रहा था। प्लशी ने समय यात्री की ओर देखा तथा तुरंत हमला करने के बजाय अपने कान उसकी ओर कर लिए। क्या हुआ? अर्जुन ने कल की बजाय अभी रीलोड क्यों किया? उसने कल रात से कोई नया सेव पॉइंट नहीं बनाया था क्या प्रयोग ने उसे रिफ्लेक्स पर सेव करने के लिए मजबूर किया था? जो भी हो, अर्जुन को यकीन था कि उसे याद है। यह अभी भी हमारे आयाम में है। मिश्रा ने मृत्यु को एक बार फिर देखने के लिए एक्सीलेटर की ओर बढ़ते हुए उत्तर दिया। क्या हार्डवेयर अभी भी काम कर रहा है? आलीशान की आंखें फिर से लाल हो गईं। अर्जुन ने तुरंत अपनी पीठ पर लगे स्विच को चालू करने और जीनियस को बचाने की कोशिश की, लेकिन प्लशी कण त्वरक से बाहर कूदकर पास की मेज पर जा गिरा। कमरे में एलियन की आवाजें गूंज उठीं और खरगोश के बाएं हाथ से एक छिपा हुआ ब्लेड निकला, जिसे उसने तुरंत अर्जुन की ओर उठाया। मिश्रा ने पूछा, रुको, तुमने इसमें स्विचर ब्लेड भी लगाया है? और हां, उस चीज के लिए साउंड डिजाइन का चुनाव भी अजीब है। यह केवल आत्मरक्षा के लिए था, अर्जुन ने उत्तर दिया, यह सोचते हुए कि क्या उसे बस समय रोक देना चाहिए और इससे काम चल जाएगा। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या था। समय यात्री ने प्लशी को इस तरह प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया था। क्या एक्सीलेटर ने अंदर के हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाया था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई और चीज, कोई बुद्धिमान चीज उसे दूर से नियंत्रित कर रही हो। अर्जुन की नजर आलीशान खिलौने की परछाई पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि वह अब खरगोश की नहीं थी। वह आकृति इस दुनिया के किसी भी प्राणी की नहीं, बल्कि एक राक्षस की थी, जिसके तंबू उपांग और समझ से परे असंभव ज्यामिति थी। ठीक है, अच्छी खबर यह है कि कण त्वरक ने काम कर दिया, कुछ हद तक। बुरी खबर यह है कि इसने उल्टा काम किया, जांच को बाहर भेजने के बजाय कुछ अंदर लाया गया। यह सब क्या शोरगुल है? कार्यशाला में एक नई आवाज गूंजी। जैसे ही उसका दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक लाल बालों वाली हरी आंखों वाली महिला अंदर आई। पहली नजर में वह सामान्य लग रही थी। उसके दिल के आकार के प्यारे चेहरे के साथ उसकी बाहों पर एक सरसरी नजर डालने से ही उसकी असली प्रकृति का पता चल गया। एक जीवंत पुतले की तरह, जिसे तकनीक के माध्यम से एनिमेटेड किया गया था। डॉल एक रोबोट थी, मिश्रा द्वारा बनाए गए कृत्रिम मस्तिष्क से सजीव एक गायनोइड, ट्यूरिंग टेस्ट पास करने लायक उन्नत। हालांकि उसने यह दिखावा किया था कि उसने उसे अपने काम में मदद के लिए बनाया है, रॉय को यकीन था कि यह जीनियस असल में इंसानों का साथ चाहता है। ब्रेनी ने भले ही अपनी शारीरिक जरूरतों को छोड़ दिया हो, लेकिन भावनात्मक जरूरतें तो बिल्कुल अलग बात थीं। फिर भी मिश्रा ने उसे एक मानवीय चेहरा, एक बेजान शरीर दिया और उसे अलविदा कह दिया। अर्जुन पर अब जिम्मेदारी थी कि वह उसके शरीर को हर तरह से सचमुच मानवीय बनाए। उसने उसे एक नाम भी दिया। चाय पीछे हटो, अर्जुन चिल्लाया। प्लशी ने अपनी स्विच ब्लेड वाली बांह अपनी पीठ के पीछे छिपा ली और अपनी आंखें लाल से नीली कर लीं। यहां तक कि एलियन की आवाजें भी अचानक खामोश हो गईं। यह खतरनाक है। शायद तुम्हारे लिए खतरनाक है, मिश्रा ने सोचा। कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि तुम अपनी रचनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। खतरनाक? टी ने प्लशी को देखा और तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। यह कितना प्यारा है। तुम अपनी पीठ के पीछे क्या छिपा रही हो? आलीशान ने धीरे धीरे अपना हाथ दिखाया, लेकिन स्विच ब्लेड के स्थान पर उसमें एक गुलाब था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने चाय से कहा। फूल लेते ही गायनोइड खुशी से फूले नहीं समा रहा था। रुको, अर्जुन ने सोचा, इस बेजान कूड़ेदान में इसे गुलाब कहां से मिला? शुक्रिया, गुड़िया ने कानों के पीछे से आलीशान खिलौने को सहलाते हुए कहा। यह बहुत प्यारा है। चाय खरगोश से दूर हटो, अर्जुन ने विनती की। तुम्हें नहीं पता कि वह कहां गया है, लेकिन इसे देखो, यह कितना प्यारा है। उस स्त्री प्रसूति। अगर तुम चाहो गुड़िया, जीनियस ने बेपरवाही से घुरघुराहट के साथ जवाब दिया। जैसा चाहो करो। अरे रुको, तुम मेरे सामान का इस तरह से निपटान नहीं कर सकते, अर्जुन ने विरोध किया। मेरी दवाइयों के भंडार से चोरी करना बंद करो और हम बात करेंगे।
आलीशान गुड़िया ने गुड़िया के कंधों के ऊपर से अर्जुन को देखा। उसकी आंखें नीली से लाल हो गईं। अंततः जो होना था वही हुआ। नियंत्रण उल्लंघन। रिसर्च लॉग B101। अर्जुन ने पूरी तरह से तैयार और राइफल हाथ में लिए खुद से कहा। हालांकि उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, वह बस एक आलाप करना चाहता था। प्लशी की मेरी तलाश जारी है। वह जानवर अभी तक पकड़ से बाहर है, लेकिन मैं निराश नहीं हूं। प्लशी ने अपनी प्यारी अदाओं का इस्तेमाल करके टी को सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाया, और जब वह नहीं देख रही थी तो तुरंत भाग गया। अर्जुन ने 3 दिनों से अधिक समय तक उसके पीछे पीछे पीछा किया था। यह मुश्किल नहीं था। उसे बस उन लाशों का पीछा करना था जो अपनी ही आंतों के साथ पेड़ों से लटकी हुई थीं। जानवर सीख रहा है, अर्जुन ने देखा। पहली रस्सियां बेढंगी ढंग से डिजाइन की गई थीं, जो अपने मालिक के वजन से टूट जाती थीं। नई रस्सियां ज्यादा मोटी, मजबूत और ज्यादा जटिल थीं। हालांकि ऐसा लगता है कि यह इंसानों के प्रति अपनी बेलगाम दुश्मनी पर केंद्रित है। हालांकि खरगोश ने मिश्रा को देखते ही हमला कर दिया, लेकिन टी ने कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। खोज के दौरान अर्जुन का जंगली कुत्तों और खरगोशों जैसे जानवरों से भी सामना हुआ था, लेकिन प्लूशी के खतरनाक पंजों से उनमें से कोई भी नहीं मरा। शायद उसे मनुष्य सबसे खतरनाक जीव लगा, या होमो सेपियंस की किसी बात ने सहज स्तर पर इस प्राणी को क्रोधित कर दिया। आखिरकार अर्जुन ने मिश्रा के सबसे नजदीकी खेत में प्लशी को ढूंढ निकाला। उसे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वह उस इलाके के पास पहुंचा तो उसने आवाजें सुनी थीं। उसने खेत की मालकिन सारा नाम की एक महिला को अपने खलिहान के ठीक सामने टूटी हुई लकड़ी के बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। आलीशान ने उसके गले में एक सेब ठूंस दिया था, मानो कोई सुअर भूनने के लिए तैयार हो। जिम्मेदार व्यक्ति उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और सफेद फर खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी डिब्बी से माचिस जलाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, जबकि उसका बंदी अर्जुन की ओर याचना भरी निगाहों से देख रहा हो। बुरा खरगोश, अर्जुन चिल्लाया और अपने बनाए राक्षस पर अपनी राइफल तान दी। माचिस गिराओ! खरगोश ने समय यात्री की ओर देखा और अंततः माचिस जला दी। ऐसा मत करो! अर्जुन ने उस जीव के सिर पर राइफल तानते हुए चेतावनी दी। जवाब में उस आलीशान जानवर ने लकड़ी के ढेर के ऊपर माचिस लटका दी, मानो औरत की दबी हुई चीखों से उसका मन बहला रहा हो। मुझे पता है कि हिंसा से कई समस्याएं हल होती हैं, लेकिन सभी नहीं। मां! अर्जुन और प्लशी ने खलिहान की ओर देखा। एक गोरा बच्चा जो 10 साल से ज्यादा का नहीं था, दरवाजे से झांक रहा था। एक हथियारबंद आदमी और एक खूनी खरगोश के बीच तनावपूर्ण गतिरोध, बीच में उसकी मां। खैर, यह काफी शर्मनाक दृश्य रहा होगा। बच्चा पहचान लिया गया। खरगोश की आंखें नीली हो गईं और एलियन की आवाजें शांत हो गईं। प्यारा मोड में प्रवेश कर रहा है। खरगोश तुरंत सब कुछ छोड़कर बच्चे की ओर दौड़ा। जलती हुई माचिस लकड़ियों के ढेर और बंदी की ओर गिर पड़ी। अनगिनत बार प्रयास करने के बाद अपनी उत्कृष्ट निशानेबाजी से अर्जुन ने राइफल से माचिस पर निशाना साधा और उसे आग लगाने से पहले ही बुझा दिया। जैसे ही आलीशान खिलौना खलिहान के दरवाजे से अंदर घुसा, बच्चा चीखने लगा और लड़खड़ाने लगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो! खरगोश ने चिल्लाते हुए बच्चे का पैर अपने खून से सने हाथों से पकड़ते हुए कहा, आओ गले मिलें। अर्जुन को थोड़ी देर के लिए बच्चे की चिंता हुई, लेकिन शुक्र है कि बच्चे का टखना छोड़ने के अलावा खरगोश ने किसी भी तरह से हमला नहीं किया। प्लशी का प्रोग्रामिंग काम करता रहा, जिससे वह 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर हमला नहीं कर पाया और सुरक्षा स्वरूटीन सक्रिय हो गया। अब समय यात्री को बस बंदी को मुक्त करना था, स्विच खींचना था और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जल्दी से आना। अर्जुन ने पलकें झपकाईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कहीं उसे मतिभ्रम तो नहीं हो रहा है, जबकि खून से सना हुआ खरगोश अभी भी अपने नए और अनिच्छुक सबसे अच्छे दोस्त को कसकर पकड़े हुए था। एक दूसरा सफेद बर्फ से ढका आलीशान जानवर कहीं से प्रकट हुआ, अपनी बड़ी नीली आंखों से अर्जुन को देख रहा था। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अनुसंधान लॉग C011। खैर, वास्तव में अभयकालाप करने का समय नहीं था। हालांकि दुनिया के अंत के बाद यह खंडहर बन गया था। फिरेंजे ने कुछ ही दिन पहले
शरणार्थियों की एक बड़ी आबादी का स्वागत किया था जो शहर के पुनर्निर्माण की कोशिश कर रहे थे। डायनामिस का वहां एक एनक्लेव था और यहां तक कि वीर के ड्रग कार्टेल की भी उस इलाके में मौजूदगी थी। लेकिन आज शहर की खाली सड़कों पर चलते हुए अर्जुन को कोई इंसान नहीं दिखा। उसने कोई आवाज भी नहीं सुनी, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके आसपास शहर के हर कोने में सफेद आकृतियां छाई हुई थीं। खरगोश, हर जगह खरगोशों के आलीशान खिलौने, छतों पर, जमीन पर, खिड़कियों के पीछे। किसी ने कोई आवाज नहीं की, यहां तक कि हिला तक नहीं। वे बस अर्जुन को देख रहे थे, मानो वे सब किसी अनोखी बुद्धि से बंधे हुए ड्रोन हों। ठीक है, अर्जुन ने कहा, मैंने गड़बड़ कर दी। ऐसा लग रहा था कि बच्चे ने उस जीव में एक नया पैटर्न शुरू कर दिया था। शायद उसकी खुशी ने उसे विभाजित होने दिया, या उसने दूसरे ब्रह्मांडों से अपने ही नए संस्करण बुला लिए। खैर, जो भी हो, प्लशी ने प्रजनन शुरू कर दिया था, और सभी खरगोशों की तरह। आलीशान खरगोश की संख्या तेजी से बढ़ी। खेत की घटना के आधे हफ्ते बाद जब अर्जुन ने दूसरे खरगोश को फेरेंस तक ट्रैक किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय यात्री को यकीन नहीं था कि शहर की आबादी का क्या हुआ, लेकिन उसका पता लगाने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, मैंने मानवता को फिर से बर्बाद कर दिया, समय यात्री ने आह भरते हुए कहा, और खरगोशों के देखते देखते खुद को फांसी लगाने के लिए रस्सी ढूंढने लगा। मुझे इसे आदत नहीं बनाना चाहिए। अगले चक्र के दौरान अर्जुन स्पष्ट मन से सो गया। वह इस खतरनाक विसंगति को नियंत्रित करने से खुश था। अंत में अर्जुन ने प्लशी से निपटने के लिए अपना टाइम स्टॉप सक्रिय कर दिया और रीलोड करते ही स्विच बंद कर दिया। ऐसा लग सकता है कि जिस प्राणी के पास यह था, वह अपने पिछले चक्रों को याद रखने में सक्षम था। फिर भी वह अपने मेजबान शरीर की प्रोग्रामिंग से बंधा रहा, कुछ हद तक। जैसा कि पता चला, एक्सीलरेटर ने हार्डवेयर को जला दिया था, जिससे कैमरा खराब हो गया था। न केवल अर्जुन उस आयाम के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पा रहा था जिसके संपर्क में प्लशी आया था, बल्कि रोबोट काम भी नहीं कर पा रहा था। यदि सीपीयू अब काम नहीं कर रहा था, तो उसने मूल प्रोग्रामिंग का पालन क्यों किया? अर्जुन को खुद याद नहीं था कि उसने प्लशी को कैसे बनाया था, और उसके आधे टुकड़े करीब से देखने पर समझ में नहीं आ रहे थे। यह उसकी नग्नता से उपजी प्रेरणा का एक झटका था। शायद प्लशी का यह व्यवहार उसके यांत्रिक हिस्से की वजह से था, या फिर उस घृणित प्राणी की वजह से जो अब उसे पृथ्वी पर एक लंगर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, या शायद दोनों का एक संयोजन। अर्जुन अपनी रचना को नष्ट करने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है, लेकिन उसने इसे अपने पास रखने का फैसला किया। यह एक मनोरंजक अंतिम उपाय साबित हो सकता था, और वह इसके असली स्वरूप को जानने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा प्लशी को नष्ट करने से उसके अंदर जो कुछ भी रहता है, वह अपनी वास्तविकता में आ सकता है। अर्जुन भी इतना पागल नहीं था कि कोशिश करे। खैर, कुरियर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, नए कारनामों के सपने देखने लगा और सोचने लगा कि वह ब्रेंडेड को सच कैसे बताएगा। आलीशान खिलौना बेडसाइड टेबल से नीचे देखता रहा, निष्क्रिय। घंटों कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। मिश्रा की कार्यशाला से आने वाली आवाजें भी बंद हो गईं। जीनियस ने अपने दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद युद्ध से पहले की यादों को ताजा करते हुए आराम के कुछ पल बिताए, और फिर हल्की सी क्लिक ध्वनि के साथ प्लूशी का ऑ एफ स्विच ऑन इन हो गया। बिना कोई आवाज किए आलीशान खिलौना बिस्तर पर उछल पड़ा और सो रहे अर्जुन के ऊपर झुक गया। कुरियर की नींद इतनी गहरी थी कि उसे पता ही नहीं चला, जबकि मौत का साया उसके करीब आ रहा था। आलीशान खिलौना बिना किसी आहट के अपने मानव रचयिता को देखता रहा, उसकी सांसों के साथ उसकी छाती को ऊपर उठते हुए देखता रहा। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा, आलीशान ने अंततः कहा। उसने अर्जुन को गर्म रखने के लिए चादर ऊपर उठाई और फिर पास वाले तकिए पर बैठ गई। स्विच ऑन से ऑफ होता गया और प्लशी ने मूर्तियों की तरह खेलना शुरू कर दिया। वे एक साथ बहुत मजा करेंगे, तो मुझे यह बात साफ कर लेने दो, वाइवर्डन ने अर्जुन के होटल के बेडरूम के बाहर सड़क पर तैरते हुए पूछा। तुम मेटा गैंग की तलाश में न्यू रोम आए थे, जिसने रस्ट टाउन के नीचे नील तकनीक का एक जखीरा खोज निकाला था। तुम्हें यह भी पक्का यकीन है कि डायनामिस में किसी ने, शायद राव ने,
यानी मेरे नियोक्ता ने उन्हें सुमित को परेशान करने के लिए काम पर रखा था। काफी हद तक हां। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने केवल अंडरवियर पहना हुआ था। वाइवर्न मुस्कुराया। क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? क्या इसलिए कि अर्जुन ने शर्ट पहनने से इनकार कर दिया था? वह वल्कन के कवच की नकल कर रहा था। तभी सुपर हीरो ने अपनी बिक्री का प्रचार करने के लिए उसकी खिड़की पर दस्तक दी। मैं इस बारे में मजाक करना चाहता हूं, लेकिन नहीं, मैं गंभीर हूं। कुरियर ने अंगूठा ऊपर उठाया। सच में? वाइवर्न ने अपनी बाहें क्रॉस की, चेहरे पर शिकन लिए हुए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यह खतरनाक आरोप है। तुम खोल से पूछ सकते हो। अर्जुन ने अपने बिस्तर के पास रखे कूलर की ओर इशारा करते हुए कहा। वह सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाता है। सुपर हीरोइन की भौहें और गहरी हो गईं। लेकिन आपने तो प्राइवेट सिक्योरिटी वालों को उसे हिरासत में लेने ही नहीं दिया। मैं अपना पसंदीदा कूलर नहीं दूंगा, अर्जुन ने जवाब दिया, वरना तुम्हारे भ्रष्ट न होने वाले मूर्ख उसे भागने देंगे। यह मीटिंग वैसी ही चल रही है जैसी मैंने सोची थी, वाइवर्न ने अफसोस जताया। एक पल के लिए मान लेते हैं कि यह कोई षड्यंत्र का सिद्धांत नहीं है और मुझे आपकी बात पर यकीन है। आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि किसी ने तुम पर भरोसा किया। कोई? वाइवर्न ने कमर पर हाथ रखे। रॉय, अगर तुम अपने पत्ते छुपाकर रखोगे तो हमारे लिए विश्वास का स्तर बनाना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर मुझे तुम्हारी कहानी थोड़ी कमजोर लग रही है। ठीक है, उसने कहा कि तुम भी भोले थे, अर्जुन ने कहा और कंधे उचका दिए। मैं आपकी कही बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ आपकी बात है। हालांकि आपकी विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा है, लेकिन आपके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से पता चलता है कि आप बेहद अस्थिर हैं और ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार के शिकार हैं। अरे, बिना दर्शकों के जिंदगी को कॉमेडी नहीं बनाया जा सकता। अगर आप अकेले हैं तो यह बस एक त्रासदी है। वाइवर्न ने आह भरी और फिर अर्जुन को डायनामिक्स का बिजनेस कार्ड दे दिया। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि तुम अपनी बात पर अमल करोगे। मेरा सुझाव है कि तुम मेरे मैनेजर से मिलो। देखो, अगर तुम एक अच्छे मैच हो तो बात पक्की कर लो। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं खरपतवार नाशक की एक बोतल लाऊं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वाइवर्न हंसे बिना न रह सका। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कोशिश ही न करता। कुलदीप को आक्रामक बातचीत पसंद नहीं है। और उन मूर्खतापूर्ण शब्दों के साथ ड्रैगन मॉम उड़ गई और कुरियर को अकेला छोड़ दिया। उसे अर्जुन पर यकीन नहीं था, लेकिन कम से कम सुपर हीरोइन ने उसे शक का फायदा तो दिया। कुरियर को इससे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वाइवर्न उसे अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानती थी और पहले भी मच्छर की गवाही पर शक कर चुकी थी। और अंततः वल्कन ने तुरंत बाद फोन किया। अर्जुन थोड़ी देर के लिए कॉल उठाने से हिचकिचाया, इस चिंता में कि आगे क्या होगा। आखिरकार उसने खुद को उस प्रभाव के लिए तैयार किया और जवाब दिया, रॉय डिलीवरीज। कुतिया ने तुम्हें क्या बताया? वल्कन की गुप्त आवाज ने पूछा। इस वाक्य से ही कुरियर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने यह बात पहले भी सुनी थी। मेरा नाम वल्कन है, फोन करने वाले ने आगे कहा। मैं सुमित का प्रतिनिधित्व करता हूं। हम वो संगठन हैं जो न्यू रोम और ज्यादातर इटली में काम चलाता है। पंखों वाली छिपकली ने जो वादा किया था, हम उससे ज्यादा दे सकते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो काम पूरा करें। अर्जुन अपनी पूर्व प्रेमिका की बातें वैसे ही सुन रहा था जैसे कोई रिकॉर्डिंग करता है। माफ करना, रहस्यमयी आवाज। उसने उसकी बिक्री की बात बीच में ही काट दी। लेकिन क्या हम पहले कभी मिले हैं? वल्कन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसने उसे झांसा देने के लिए बुलाया था। शायद वह उसके साथ खेल रही थी और तभी उसे पता चला कि कवच ने काम कर दिया है, कि एक बार के लिए चीजें अलग होंगी। उसके अगले शब्द उस पर हथौड़े की तरह लगे। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करते तो मुझे याद रहता। और इस तरह अर्जुन की आशा की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। खैर, अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो मैंने तुम्हें बाकूटो के निर्देशांक भेज दिए हैं, वल्कन ने कहा। अर्जुन ने ईमेल नोटिफिकेशन देखने की भी जहमत नहीं उठाई। यह प्रतिष्ठान हमारा है। आज रात अकेले आना और हमें इंतजार मत करवाना। हम कभी दोबारा नहीं पूछते। फिर भी उसने ऐसा ही किया, 2 बार से अधिक। घर घर जाकर सामान बेचना मुश्किल था।
आपको रेडनेक्स लोगों को बेहतरीन उत्पाद बेचने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता था और फिर आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी मिलती थी। नीले कूलर पर हाथ रखे अर्जुन ने अपने अब तक के सबसे घटिया ग्राहक का सामना किया। तुमने अब भी क्या कहा? राम ने अपने आगंतुक से पूछा। अर्जुन के गले पर कांच का एक टुकड़ा तान दिया गया था, जबकि उसकी झोपड़ी के कंप्यूटर सर्वर पृष्ठभूमि में गुनगुना रहे थे। यह कितना प्यारा था, उसे लगा कि कुरियर को वाकई परवाह है। एक घोल कूलर खरीदने पर आपको एक नील निर्मित ऑर्बिटल लेजर मुफ्त मिलेगा। अर्जुन ने डिब्बा खोला। घोल की खोपड़ी अंदर से उसे घूर रही थी। तीसरी दुनिया के बच्चों द्वारा बनाया गया 5 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से और सिर्फ $90 में बिकता है। यह कूलर सबके लिए और किसी भी तरह के काम चलाऊ विकल्प के लिए एकदम सही है। बकवास बंद करो, श्री सी थ्रू ने लगभग आदेश दिया। मैटी मेरे दोस्त, बिक्री हमेशा नहीं चलेगी। अर्जुन ने उसका मजाक उड़ाया। तुम जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका गंवा रहे हो। वह टुकड़ा अर्जुन के गले पर जोर से दबा, जिससे खून बहने का खतरा पैदा हो गया। तुम्हें लगता है कि मेरा नाम जानने से तुम्हें शक्ति मिलती है? राम ने धमकी दी। जब मैं नए रोम आया था तो मैं पहचाने जाने का खतरा उठाने को तैयार था और मुझे किसी बात का डर नहीं है। इसलिए आखिरी चेतावनी, राज खोल दो। नरभक्षी रोहित नील निर्मित एक कक्षीय उपग्रह जिसका नाम बहामट है के नियंत्रण कक्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने सटीक नाम ढूंढने की कोशिश की। बहामट। जब उसने यह शब्द कहा तो झोपड़ी की सभी खिड़कियां टूट गईं। राम कुछ देर चुप रहा, फिर अपने मेहमान के गले पर निशाना साधे हुए चाकू को हटा लिया। वह झोपड़ी के कंप्यूटरों के सामने अपनी कुर्सी पर हाथ जोड़े बैठ गया। ठीक है, चौकीदार आखिरकार बोल पड़ा। कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्छा, तुम्हें यह नाम कैसे पता चला? ठीक है, जैसा कि आपने अनुमान लगाया, मैं समानांतर समय रेखाओं को देख सकता हूं और वह चुन सकता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। अर्जुन ने झूठ बोला। हालांकि वह विभिन्न चक्रों के माध्यम से उस कांच के जादूगर को अच्छी तरह जानता था, फिर भी वह अपने रिश्ते की शुरुआत में ही उस पर भरोसा करने से हिचकिचा रहा था। मैंने कुछ बदसूरत भी देखे हैं। एक ऐसा जहां रोहित राक्षस बहामुत पर अपना हाथ रख लेता है। इस विचार मात्र से ही वह सतर्क व्यक्ति भय से कांप उठा। वाह, अर्जुन ने उसे पहले कभी इतना चौंकते नहीं देखा था। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। तुम्हें मुझ पर यकीन है? नील छापे में शामिल लोगों के अलावा किसी को भी उपग्रह के बारे में पता नहीं था। राम ने घोषणा की। हो सकता है कि निधोक जैसे किसी व्यक्ति ने लीक किया हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है आप किसी भी जीवित बचे व्यक्ति से संपर्क में नहीं रहे हैं। और अगर आप मुझे धोखा देना चाहते तो आप कुछ कम अजीबोगरीब खोज लेते। अरे, क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मैं स्वभाव से ही अजीब नहीं हूं? अर्जुन ने बनावटी गुस्से से पूछा। मैं हैरान हूं, सच कहूं तो हैरान। नहीं, तुम नहीं हो, राम ने अपनी उंगलियां हिलाते हुए जवाब दिया। खबर ने उसे सचमुच चिंतित कर दिया था। तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? तो तुम अपने जीवित सूर्य से कह सकते हो कि जल्दी करो, क्योंकि मैं अकेले बंकर को नष्ट नहीं कर सकता, कम से कम अभी तो नहीं। आखिर उसे इतना समय क्यों लग रहा है? राम ने आह भरी। वीर स्तर के खतरों से नियमित रूप से लड़ने का मतलब है कि हमारी टीम के पास बहुत सारे टर्नओवर हैं। हमारे पिछले प्रदर्शन के बाद कार्निवल के पास शिखर सम्मेलन का सामना करने लायक संख्याबल नहीं है। हमारे पास भारी भरकम खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे दुश्मन भी हैं। आह, इससे उनकी रणनीति समझ में आ गई। अगर आप मजबूत स्थिति में हैं तो दुश्मन को हराने के लिए असम्मित युद्ध पर क्यों निर्भर रहे हैं? तो आपका नेता भर्ती कर रहा है। राम ने स्वीकार किया। वह पुराने सहयोगियों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन वे लंबे समय तक अपने संरक्षित क्षेत्रों को नहीं छोड़ सकते। सोनू को विश्वास नहीं था कि मई के अंत से पहले वह सभी को अपने साथ जोड़ पाएंगे। हां, सोहम गुप्ता भी शायद सफलता से 2 हफ्ते से भी कम दूर है। अर्जुन ने केक पर चेरी की तरह जोड़ा। मेटा गैंग ने 18 मई को न्यू रोम को तबाह कर दिया। हालांकि कुरियर को शक था कि यह फिर उसी तारीख को होगा। अपने सूरज से कहो कि वह तेजी से उगे। मैं रस्ट टाउन का पता लगाऊंगा और घोल से पूछताछ करूंगा। अगर मैं तुम्हारी खुफिया जानकारी की पुष्टि कर दूं तो
राम ने अपनी उंगलियां आपस में गढ़ाते हुए हाथ जोड़े। अगर तुम सही हो तो हम इंतजार नहीं कर सकते नहीं? कितनी देर? ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन। ओह, खैर, यह उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। अर्जुन ने सोचा था कि उसे घंटों बहस करनी पड़ेगी, लेकिन खतरा इतना खतरनाक था कि कार्निवल ने आखिरकार सावधानी को हवा में उड़ा दिया। अगर इसकी पुष्टि हो गई तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है, तो मैं सुमित में घुसकर अपना वादा पूरा करूंगा। अर्जुन ने बक्से में बंद घोल को पीछे छोड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम पर अभी भी कूलर के लिए $90 बकाया हैं। नहीं, सतर्क व्यक्ति ने कुरियर को कम पैसे देने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मैटी, मैं दान नहीं करता। नहीं मतलब, सुमित इंतजार करेगा, श्रीसी थ्रू ने दृढ़ता से कहा, जिससे अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। अगर तुम सही हो और डायनामिस ने मेटा गैंग को काम पर रखा है तो यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। वाइवर्न ने तुम्हें सतीश कुमार के साथ जुड़ने का मौका दिया है। इसे स्वीकार करो और मुझे बताते रहो। अर्जुन ने दोनों हाथ कमर पर रखे। सुमित पर तुम्हारे प्लान किए हुए हमलों का क्या? क्योंकि मैं तब तक तुम्हारी बात नहीं मानूंगा जब तक तुम ये वादा न कर लो कि तुम कुछ लोगों को निशाना नहीं बनाओगे। अगर यह पता चला कि सुमित और डायनामिस दोनों मेटा गैंग के नियोक्ता हैं तो हमारे पास उन पर युद्ध छेड़ने के लिए संसाधन नहीं हैं, राम ने घोषणा की। हालांकि यह स्वीकार करना उसके लिए स्पष्ट रूप से कष्टदायक था। वीर एक राक्षस है और उसका व्यवसाय हर साल हजारों लोगों को मारता है, लेकिन जब तक उसे चुनौती नहीं दी जाती वह अपने पहाड़ पर बैठा रहेगा। वह बंकर एक गंभीर संकट है। तो जब तक हम डायनामिस का आकार छोटा नहीं कर देते तब तक आप अपने अपार्टमेंट में सिलसिलेवार बम विस्फोटों को रोकेंगे। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मिस्टर सी थ्रू ने सिर हिलाया। जो भी हो, मेरी बात मान लो, कम से कम जब तक नील की विरासत हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। खैर, अब डायनामिस दौड़ का समय आ गया है। यह इस तरह से बेहतर था। अर्जुन को यकीन नहीं था कि वह नेहा को खोने के तुरंत बाद सुमित को रन दे पाएगा। कभी कभी उसे आश्चर्य होता था कि जब हालात उसके पक्ष में नहीं थे तब भी वह झूठी उम्मीदों से क्यों चिपका रहा। बार बार कुरियर ने सोचा था कि वह किसी पर भरोसा कर सकता है और उसकी अपरिहार्य मृत्यु के साथ सब कुछ मिट नहीं जाएगा। फिर भी वह पुराने जख्मों को फिर से कुरेदता रहा, बजाय इसके कि उन्हें छोड़ दे। लगता है उम्मीद ही किसी बदमाश की आखिरी पनाह होती है। अर्जुन ने भारी मन से राम की झोपड़ी से बाहर निकलते हुए खुद से कहा। एक बार जब उस फंदे ने उससे सब कुछ छीन लिया तो उसके पास बस उम्मीद ही बची थी। अर्जुन अपनी प्लाईमाउथ फ्यूरी की ओर बढ़ा, लेकिन पाया कि किसी ने उससे पहले ही यह कार ले ली थी। एक सफेद फारसी बिल्ली कार के हुड पर दुबकी हुई बैठी थी। उसकी शानदार नीली आंखें अपने कुलीनपन के वैभव से अर्जुन को चकाचौंध कर रही थीं। उस जीव ने कुरियर की तरफ भयंकर म्याऊं म्याऊं की। कुरियर ने उसे तुरंत पहचान लिया। यूजीन हेनरी। अर्जुन प्लाईमाउथ फ्यूरी के पास गया और बिल्ली को ध्यान से देखा। यह यूजीन हेनरी ही था। कुरियर उस नेक जानवर के आलसी और घमंडी स्वभाव को कहीं से भी पहचान सकता था। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्ली को इस समय अनाथालय में होना चाहिए था और वह पहले कभी किसी पुराने बंदरगाह पर नहीं दिखाई दी। आखिर हो क्या रहा था? यूजीन हेनरी ने जोर से म्याऊं की आवाज निकाली और दुलार की मांग की। अर्जुन ने उसकी बात मान ली और अपना हाथ बढ़ाकर उसके कानों के बीच खुजलाया। जल्दी से आना। अर्जुन के हाथ ने केवल हवा को छुआ। कोई चमक नहीं, कोई चेतावनी नहीं। एक पल बिल्ली उसके ठीक सामने थी, अगले ही पल वह गायब हो गया। क्या उसे मतिभ्रम हो रहा था या? रुको यूजीन हेनरी। पिछले चक्र के अंत में वायलेट आयाम की ऊर्जाओं के संपर्क में आ गया था, यहां तक कि शायद उस अजीब परग्रही प्राणी के भी, जिसकी कुरियर ने थोड़ी सी झलक देखी थी। क्या उन्होंने उसे किसी तरह बदल दिया होगा? अर्जुन जानता था कि बिल्लियां श्रेष्ठ प्राणी हैं, खासकर कुत्तों की तुलना में। लेकिन क्या ये प्यारे जीव वाकई जीनोम जैसी महाशक्तियां प्राप्त कर सकते हैं? उसे अनाथालय जाकर बिल्ली की जांच करनी थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अपने पसंदीदा कश्मीरी सप्लायर से मिलने से पहले रस्ट टाउन की एक छोटी यात्रा करने की तैयारी करने लगा। गुस्सा,
कम से कम यही तो उसने योजना बनाई थी, जब तक कि उसकी आवाज शंकर से बाहर नहीं आई, और इस बार यह पहले से रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अर्जुन की उंगलियां ड्राइविंग व्हील पर कस गईं और उसने कार को राम की पहुंच से दूर कर दिया। उसका इरादा उस पहरेदार को निजी मामलों की छुपकर बातें सुनने देने का नहीं था। समीर। एक पल के लिए जब अर्जुन न्यूरोम की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहा था, कृष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। मैंने प्रसारण सुना, आपके क्रोनो रेडियो के जरिए। उसने किया? बेशक उसने ऐसा किया। वह न्यूरोम में आने के बाद से ही उसके संचार को सुन रही थी। इतने सालों तक उसे किसी ऐसे व्यक्ति की उम्मीद थी जो उसे याद रख सके। और अब क्या यह सच है? उसने पूछा। क्या तुम समय यात्रा कर सकते हो? हां, कुरियर ने तनाव में आकर साफ कहा। उसे इस अप्रत्याशित घटना से राहत और खुशी तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन उनके बीच की दीवार फिर से खड़ी हो गई थी। इस चक्र ने उनकी सारी प्रगति को धो डाला था। ऐसा पहले भी हुआ था। हालांकि मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डिंग समय के साथ कैसे आगे बढ़ी। हो सकता है कि कृष्ण ने बाहामुठ द्वारा इस्चिया द्वीप को मानचित्र से मिटा दिए जाने से पहले ही अपना आविष्कार पूरा कर लिया हो, या यह अर्जुन के अपने प्रयोग का एक दुष्प्रभाव था। कृष्ण ने खबर पर गौर किया, फिर दूसरा सवाल पूछा। क्यों नहीं? तुमने इसे दोहराया क्यों नहीं? आपका मतलब है कि उस बातचीत को दोहराना? तुम और मैं। वह लगभग कल्पना कर सकता था कि दूसरी तरफ वह अपना निचला होंठ काट रही होगी। यह पहले भी काम कर चुका है, यह फिर से काम कर सकता था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अर्जुन ने आह भरते हुए कहा। हालांकि उसके नजरिए से यह बात कुछ खास मायने नहीं रखती थी। जिस ब्रेकडाउन की वजह से यह बातचीत शुरू हुई थी वह सच था। अगर मैं इसे दोहराता तो यह बनावटी होता। अगर यह कारगर भी होता तो अगर हमें दोबारा दोस्त बनना जरूरी होता तो यह छल कपट होता। हालांकि इसने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन वह उस नेहा की भरपाई भी नहीं कर सका जिसे उसने खो दिया था। अर्जुन इसे भले ही बस भूलने की बीमारी समझे, लेकिन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की बात में दम था। अगर आप उन कामों को भूल जाते हैं जो आपने अभी तक नहीं किए और किसी और रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं, तो क्या आप वाकई वही इंसान थे या आप कोई और बन जाते? शायद मैं चाहता था कि हमारा रिश्ता सच्चा रहे, अर्जुन ने दिल से कहा। भले ही इससे दुख हो। वह जानता था कि यह बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन कुरियर तो सबसे बढ़कर यही चाहता था। वह दुनिया को बचाना या ऐसा कुछ नहीं चाहता था, हालांकि वह चाहता था। आखिरकार अर्जुन बस खुश रहना चाहता था। कहां जा रही हो रीरी? कृष्ण ने रुंधी हुई आवाज में पूछा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों का उस पर साफ असर हो गया था। अनाथालय जा रहा हूं, उसने कहा। मुझे कुछ जांच करनी है और यह भी देखना है कि बच्चे ठीक तो हैं। साइशॉक फिर से जिंदा था, और अगर अर्जुन इस लूप में डायनामिक्स के साथ प्रतिबद्ध होता तो वह उस कमीने को हमेशा के लिए मारने के लिए कैंसिल पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसे इस उलझन से निकलने का कोई रास्ता निकालना था। मैं एक और छोटी सी खामोशी। मैं भी वहां रहूंगा। वाइवर्न ने चाहे जो भी कहा हो, कुलदीप ब्लैकथॉर्न राव एक खतरनाक अपराधी था। जैसे ही वह उस आदमी के दफ्तर में घुसा, अर्जुन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसके फैशन सेंस या ठंडे व्यवहार की वजह से नहीं था। ग्रीन जीनोम द्वारा इकट्ठा किए गए लगभग सभी पौधे जहरीले थे, और उसके जापानी तालाब में एक मछली फुगु पफरफिश थी जो अपने न्यूरोटॉक्सिन के लिए बदनाम है। हालांकि अर्जुन को अपने अनुभव से पता था कि अगर इसे अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो इसका स्वाद लाजवाब होता है। हां, इस आदमी के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। मैं कुलदीप राव हूं, डायनामिक्स का सीबीओ और सतीश कुमार प्रोग्राम का हेड मैनेजर। हालांकि लगता है आपको यह पहले से ही पता है। मैनेजर ने अपनी डेस्क से उठकर अर्जुन से हाथ मिलाया। मुझे हैरानी है कि आप हमसे मिलने के लिए राजी हो गए। आपकी पिछली बातचीत के बाद वाइवर्न ज्यादा आशावादी नहीं था। अच्छा, मैंने सोचा कि मुझे सीधे आपसे पूछना चाहिए कि आपके संगठन ने मेटा गैंग को क्यों नियुक्त किया। अर्जुन ने साफ साफ कहा। मुझे लगा था कि इस तरह हम बहुत कम समय गंवाएंगे।
उसकी स्पष्टवादिता ने ब्लैकथॉर्न को तुरंत चुप करा दिया। ऐसा लग रहा था कि वाइवर्न ने उसे अर्जुन के षड्यंत्र सिद्धांतों के बारे में नहीं बताया था। कुलदीप अपनी कुर्सी पर चुपचाप गुस्से से पीछे हट गया। उसने अर्जुन को बैठने के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन कुरियर वाले ने फिर भी उसे बैठने के लिए कहा। ये बकवास कहां से आ रही है? मैंने उनके पास दर्जनों क्रेट देखे जो डायनामिक्स के बनाए नकली सामानों से भरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही हो। देखा शर्मा जी, अपनी ही आंखों से। कुलदीप की आवाज व्यंग्य से भरी हुई थी। कोई ठोस सबूत है आपके पास? तस्वीरें, नमूने? मेरे पास ये है। अर्जुन ने मैनेजर को एक कागजी फाइल देते हुए खुशी से कहा, जो उसने इस मौके के लिए तैयार की थी। यह सबूत है कि आपके कुछ नकली एलिक्सिर गायब हो गए हैं, जो मेटा गैंग को भेजे गए ऑफ द बुक डिलीवरी के नाम पर हैं। मैनेजर ने समययात्री के हाथ से सारे दस्तावेज लगभग चुरा लिए थे। अब सच्चाई का समय आ गया था। अगर कुलदीप ने अर्जुन को मौके पर या उसी दिन बाद में मार डाला होता तो वह साफ तौर पर भ्रष्ट था। ब्लैकथॉर्न बिना कुछ बोले ध्यान से फाइलों की समीक्षा कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके कार्यालय के फूल और भी ज्यादा उत्तेजित होते गए। मैटी बॉय की तरह उसकी शक्ति भी उसकी भावनात्मक स्थिति पर स्वतः प्रतिक्रिया करती प्रतीत हो रही थी, चाहे ग्रीन जीनोम उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करे। आपने ये दस्तावेज कैसे प्राप्त किए? कुलदीप ने अपनी समीक्षा के आधे समय में ही तीखे स्वर में पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने आपके डेटाबेस में सेंध लगाई है। तकनीकी तौर पर यह काम राम ने किया था और कुरियर ने दस्तावेज उधार ले लिए थे। तुम्हें पता है, मैं इसके लिए तुम्हें जेल भेज सकता हूं। जेल? मारे नहीं गए? क्या न्यू रोम में मुखबिरों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती? नहीं, ब्लैकथॉर्न ने दस्तावेज एक तरफ रखते हुए जवाब दिया। क्या आपने हमारी कंपनी से कोई और जानकारी चुराई है? अब जब मैं सोच रहा हूं तो तुम्हारे कुछ डॉगी ड्रोन मेटा गैंग के हाथ लग गए थे। अर्जुन को याद आया। तुम्हें यह सामान यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। कुलदीप कुछ पलों तक बिना कुछ बोले अपने मेहमान को देखता रहा, फिर अपने सूट से एक मोबाइल फोन निकाला। उसने एक नंबर टाइप किया और फोन किया। हालांकि अर्जुन को दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे बताया गया है कि हमारे कुछ ड्रोन हाल ही में गायब हो गए हैं। शायद मेटा गैंग ने उन्हें फिर से इस्तेमाल कर लिया है। कुलदीप ने पूछा, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं समझ गया, चिंता मत करो। अपना सामान पैक करो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। आखिरी हिस्सा इतनी सहजता से कहा गया था कि अर्जुन उसे समझ ही नहीं पाया। कुलदीप ने कॉल खत्म की और कुरियर पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है शर्मा जी, सीधे मुद्दे पर आते हैं, उसने कहा जैसे ही उसने सारी बातें खत्म की। आप क्या चाहते हैं? सोहम गुप्ता का लिपो खराब होना। क्यों? बदला? तुम्हारी मनोवैज्ञानिक स्थिति मुझे बताती है कि तुम कोई निस्वार्थ सजग व्यक्ति नहीं हो। जानते हो, अगर तुमने मुझसे कुछ हफ्ते पहले पूछा होता तो मैं कहता कि यह निजी नहीं है, यह बस एक व्यवसाय है, अर्जुन ने कहा। इससे पहले कि वह क्रिश और अनगिनत अन्य लोगों को याद करे जो बहामुत की रोशनी न्यू रोम पर पड़ने के बाद गायब हो गए थे। लेकिन अब यह निजी है, सचमुच निजी है। मैं समझ गया, कुलदीप ने मास्टरमाइंड की तरह रुकते हुए कहा। मुझे यह जानकारी इकट्ठा करने के आपके तरीके पसंद नहीं आए, लेकिन मैं मानता हूं कि यह मुझे चिंतित करता है। हालांकि आप समझते हैं कि अगर मेटा गैंग का डायनामिक्स के अंदर कोई प्रायोजक है तो वह कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति ही होगा, शायद बोर्ड से ही। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मुझे चिंतित होना चाहिए। हां, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरे अपने विभाग के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तुम्हें तो पता ही है, मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूं। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए? अर्जुन ने कंधे उचका दिए। सच कहूं तो ग्रीन हैंड, मुझे लगा कि यह एक सिक्का उछालने जैसा है। बहुत से लोगों को लगा कि तुम बेदागन हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की और नाकाम रहे तो कम से कम मुझे तो पता चल जाएगा कि तुम कहां खड़े हो। और अर्जुन को इस्टिया द्वीप के विनाश से पहले उस आदमी के साथ हुई अपनी आखिरी बातचीत याद आ गई। ब्लैकथॉर्न चाहे जो भी हो, उसे भविष्य का एक ऐसा दृष्टिकोण जरूर था जिसमें मेटा या वीर जैसे लोग शामिल नहीं थे।
हम घमंडी तो नहीं हो तुम, कुलदीप ने हंसते हुए कहा। अब क्रिश सबिनो इसमें कैसे फिट बैठता है? मुझे पता है कि न्यू रोम पहुंचने के कुछ ही समय बाद तुमने उससे संपर्क स्थापित कर लिया था। रुको, तुमने मेरा पीछा किया था? यह सुनकर अर्जुन को ठेस पहुंची, क्योंकि उसे लगा कि उसने प्रति खुफिया रणनीति में महारत हासिल कर ली है। डायनेमिस अंडर डाइवर पर कड़ी निगरानी रखता है, कुलदीप ने बताया। हमें पता है कि वह इस मीटिंग से कुछ घंटे पहले रस्ट टाउन के उस अनाथालय गई थी, और आप भी लगभग उसी समय उस जिले में गए थे। मुझे नहीं लगता कि यह कोई संयोग है। यह संचार निगरानी नहीं हो सकती थी, वरना उसे समय चक्र के बारे में पता चल जाता। पूरी संभावना है कि डायनामिस ने समीर के पानी के नीचे के अड्डे का जायजा लिया होगा और जहां भी उसने उसे छोड़ा था उसका पीछा किया होगा। रुको, अर्जुन ने बात जोड़ते हुए कहा। इसी तरह रोहित को पानी के नीचे वाले अड्डे के बारे में पता चला। पागलों! मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम मान लें कि मेटा गैंग को डायनामिस के एक अधिकारी की मदद से फायदा होता है, जैसा कि आपके सबूतों से जाहिर होता है, तो हां, उन्हें शायद उसके अंडर वाटर बेस के बारे में पता होगा। मुझे लगता है कि आप मिस सबिनो की रक्षा करना चाहते हैं। हां, अर्जुन ने स्वीकार किया। उसकी आवाज गंभीर हो गई। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम उसे धमकाकर मुझे सही राह पर ला सकते हो, तो तुम डायनासोर की तरह मरोगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कुलदीप ने जवाब दिया। हालांकि कुरियर वाले को यकीन नहीं था कि वह ईमानदार है या नहीं। लेकिन मैं आपकी मंशा जानना चाहता हूं, और यह भी कि क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। आपके पास एक उपयोगी शक्ति है, लेकिन आप मानसिक रूप से अस्थिर भी हैं। मुझे देखना होगा कि क्या आप जोखिम उठाने लायक हैं। आपके इरादों को देखते हुए मुझे भी नहीं लगता कि आप कोई दीर्घकालिक संपत्ति हैं। मैं खुद को एक सट्टा निवेश के रूप में सोचना पसंद करता हूं। कुलदीप ने एक शैतानी मास्टरमाइंड का रूप धारण कर लिया, जिससे अर्जुन को सचमुच शक हुआ कि क्या वह सचमुच पाक साफ है। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, उसने कहा। तुमने जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, उनसे मेरे संगठन में भ्रष्टाचार का पता चलता है, और जिम्मेदार पक्ष मुझसे भी ज्यादा रसूख वाला कोई हो सकता है। इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तर के विश्वास की जरूरत होगी, और कुछ अपवादों को छोड़कर मुझे यकीन नहीं है कि हम किस पर भरोसा कर सकते हैं। और कुछ मत कहो, मैं तुम्हारा अर्ध वफादार सीक्रेट एजेंट बन सकता हूं, अर्जुन ने खुशी से सुझाव दिया। मेरी कार तो एस्टन मार्टिन से भी ज्यादा शानदार है। कुलदीप ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले प्रस्ताव पर विचार किया। सच कहूं तो शर्मा, मुझे तुम पसंद नहीं हो, उसने साफ साफ कहा। लेकिन लगता है तुम इसकी जांच करने पर अड़े हो, और मुझे लगता है कि बिना निगरानी के तुम्हें काम करने देने से डायनामिस को नुकसान होगा। और संभवतः वह सही था। शर्मा, हमारे बीच चीजें इस तरह काम करेंगी। तुम सतीश कुमार के जूनियर डिवीजन में 6 महीने की ट्रायल अवधि के लिए मेरी सीधी निगरानी में शामिल होगे। जब तक हम खोए हुए ड्रोन वापस नहीं पा लेते, हम डीएनए ट्रैकर नहीं लगाएंगे। तुम्हारी प्रतिष्ठा को देखते हुए कोई भी इन शर्तों पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन कोई गलती मत करना, हमारा साथ मेरी शर्तों पर होगा। तुम्हारे द्वारा खोजी गई हर जानकारी इस डेस्क तक पहुंचेगी। तुम मेरे कहे अनुसार करो, कोई सवाल नहीं, और तुम मेरी अनुमति के बिना कंपनी की संपत्ति हैक नहीं करोगे। क्या मैं साफ हूं? 3 शर्तों पर, अर्जुन ने उंगलियां उठाते हुए जवाब दिया। पहली, मैं अपना नाम रखूंगा। यह एक कॉपीराइटेड ब्रांड है। मुझे शक है कि तुम टीम के मुख्य खिलाड़ी बनने के लिए हमारे साथ ज्यादा समय तक रह पाओगे, इसलिए तुम खुद को टाइम स्टैम्प कह सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुलदीप ने खारिजी लहजे में जवाब दिया। आगे क्या? आप अंडर डाइवर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। कुलदीप कुछ पल के लिए झिझका। अर्जुन को शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। वह इतनी छोटी खिलाड़ी थी कि डायनामिस को उसकी इतनी परवाह नहीं थी। मान लिया, जब तक कि वह या तुम पहले हमारी मदद के लिए फोन न करें, मैनेजर ने बड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। और आखिरी शर्त? अर्जुन ने उस मरे हुए आदमी की आंखों में देखा। मुझे बैंगनी कश्मीरी सूट चाहिए, मैचिंग टाई के साथ। कुलदीप राव ने हाथ जोड़कर कुरियर वाले की बात पर गौर किया। उसकी प्रतिक्रिया तेज और निर्दयी थी। अस्वीकृत। कश्मीरी को कोई मना नहीं कर सकता।
अर्जुन ने चेतावनी देते हुए कहा। उसका स्वर खतरनाक हो गया। कल अमित से मिलोगी और वो तुम्हारे लिए हीरो वाली पोशाक बनाएगी, कुलदीप ने टालते हुए जवाब दिया। फैशन के मामले में वो तुम्हारी देवी होगी, वो ही फैसला करेगी। और अगर मैं अविश्वासी हूं, कुलदीप ने कहा, फिर बच्चों का मार्केटिंग विभाग पोशाक डिजाइन करेगा। इतने सालों में उन्होंने अपना काम पूरी कुशलता से करना सीख लिया है। वह अविश्वसनीय रूप से क्रूर और गलत था। मुझे पता था कि तुम आत्माहीन हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कितना। यह काम का हिस्सा है, कुलदीप ने रूखेपन से जवाब दिया और फिर अपने सचिव को इंटरफोन पर बुलाया। डेविलरी और वाइवर्न को मीटिंग के लिए बुलाओ और वाइस प्रेसिडेंट को बता दो कि मैं फोन करना चाहता हूं। उन्हें बता दो कि यह इंतजार नहीं किया जा सकता। सर, आपने पहले से ही एक नए नायक उम्मीदवार के साथ मुलाकात की योजना बना ली है, सचिव ने चेतावनी दी। कौन? पांडा। कौन? कुलदीप ने दोहराया। हालांकि कुरियर को लग रहा था कि वह बस चुप रहने का नाटक कर रहा है। पांडा मासूमों का रक्षक? अर्जुन ने कॉर्पो के ज्ञान की कमी से आहत होकर कहा। वह उड़ सकता है और अपनी आंखों से लेजर भी दाग सकता है। मुझे इसमें संदेह है, ब्लैकथॉर्न ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया। जवाब में अर्जुन ने अपनी उंगलियां जोड़ते हुए कहा, तुम्हें पांडा के बारे में ज्यादा नहीं पता है ना? क्या ऐसा है? कुलदीप ने व्यंग्य से भरे स्वर में उत्तर दिया। तो फिर मुझे लगता है कि आपको उसे अपने संरक्षण में लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके खराब रिकॉर्ड को देखते हुए मैं पांडा को हमें प्रभावित करने का मौका देने पर विचार कर रहा था, लेकिन निश्चित रूप से आपके सामने टिक पाना अपने आप में एक परीक्षा होगी। हो, इससे समझ आ गया कि पांडा ने वल्कन की फैक्ट्री में लड़ाई क्यों की। ग्रीन हैंड ने उसे जरूर किसी खलनायक या ऐसे ही किसी को पकड़ने के लिए कहा होगा। तो तुम उसे जानते हो? वाइवर्न का मानना है कि उसमें क्षमता है और प्रशांत को लगता है कि उसकी शक्ति का उसके काम में दिलचस्प उपयोग हो सकता है, हालांकि वह अक्षम लगता है। मुझे चिंता है कि वह जिस भी टीम में शामिल होगा उसे बदनाम कर देगा। मेरा विश्वास कीजिए सर, अर्जुन ने कहा। जब मैं उसके साथ काम कर लूंगा तो आप पांडा को कभी भी उसी नजर से नहीं देखेंगे। तो फिर तुम दोनों एक पैकेज डील हो जाओगे। अगर वह कमजोर साबित होता है तो अगर तुम उसकी जिम्मेदारी वाइवर्न की बजाय खुद संभालोगी तो यह कम नुकसानदेह लगेगा। अगर यह काम कर गया तो सब ठीक है। असफल हो जाओ और दोष ले लो, सफल हो जाओ और श्रेय बांटो। लेकिन क्या मुझे टीम का नाम चुनने का अधिकार है? मैनेजर को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फिर बुलाऊंगा, तब तक तुम ठीक से काम करो। और इन शब्दों के साथ प्रबंधक ने अर्जुन को एक अनुबंध दिया और उसे अपने कार्यालय से बर्खास्त कर दिया। कुरियर प्रतीक्षा कक्ष में चला गया, जहां मानव रूप में एक बेचारा जानवर उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। कुलदीप द्वारा उनकी बैठक रद्द करने से वह परेशान हो गया, लेकिन उसने अपनी बड़ी आशा भरी आंखों से अर्जुन को देखा। पांडा, अर्जुन ने अनुबंध को पकड़ते हुए कहा। हां सर। भावी नायक ने मजबूत दिखने की कोशिश की, लेकिन अपनी चिंता का सामना नहीं कर सका। वह बहुत प्यारा लग रहा था, मानो कोई मानव कठपुतली हो। पांडा, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आपकी उम्मीदवारी। अर्जुन ने एक लंबी व्यथित आह भरी। मैं इसे कैसे कहूं? पांडा का दिल मानो रुक गया। उसके चेहरे से सारी उम्मीद गायब हो गई। आपकी उम्मीदवारी। अर्जुन ने ग्रीन जीनोम को अपना अनुबंध दिया। स्वीकार कर लिया गया है। एक पल के लिए कुरियर को लगा कि इतनी राहत देखकर पांडा बेहोश हो जाएगा, और वह लगभग बेहोश हो ही गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि डायनामिस ने उसे मौका दिया है। मुझे नौकरी मिल गई है। मैं सतीश कुमार के साथ काम करने जा रहा हूं। हां, तुम हो। तुम शानदार जानवर हो। अर्जुन के इस गुस्से से कुलदीप की सेक्रेटरी ने पृष्ठभूमि में उसे घूरा, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है समुराई? तुम्हारा असली नाम क्या है? टिम्मी। मैं टिम्मी हूं। यह ज्यादा चीनी तो नहीं है, पर चलेगा। टिम्मी चलेगा। अर्जुन ने भालू के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। अब तुम मेरे साथी हो। तुम मुझे अपनी टीम में चाहते हो? भालू की आंखों में आंसू आ गए। कोई पांडा को अपनी टीम में चाहता है? पांडा को कोई कैसे मना कर सकता है?
अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। अब उसे बस रोहन द कैट को भर्ती करना था और वह मेटा गैंग से मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन हीरो टीम बना लेता। मेरे पास हमारे ग्रुप का नाम पहले से ही है, रॉयद पांडा। यह एक नई फ्रेंचाइजी है। बेचारे जानवर ने भावुक होकर पूछा, क्या हमें कोई हीरो कार मिल सकती है? एक पांडा मोबाइल? अर्जुन को ऐसा क्यों लग रहा था कि भविष्य के इतिहासकार इस पल को उसके परफेक्ट रन के गलत होने के रूप में याद रखेंगे, लेकिन वह पांडा को मना नहीं कर सकता था। जाहिर है हमें एक पांडा मोबाइल मिलेगा, बशर्ते तुम मेरी कार के आसपास भी ना आओ, और हमें फिल्में, वेबटून, टेली रियलिटी शो मिलेंगे नूडल्स पर हमारे चेहरे। मैं आखिरकार मशहूर हो जाऊंगा और अपनी पांडा विरासत का सम्मान करूंगा। पांडा ने अपने आंसू पोंछे। अब वह युद्ध के लिए तैयार था। मैं तुम्हें क्या कहूं सेंसेई? मैं रॉय हूं, लेकिन निजी तौर पर आप मुझे बुलाएंगे। अर्जुन की आंखें अचानक प्रेरित होकर चौड़ी हो गईं। सुपर गौतम अर्जुन। अपने नए साथी से कल सुबह फिर मिलने का वादा करके अर्जुन सतीश कुमार मुख्यालय से निकलकर रस्ट टाउन की ओर चल पड़ा। सूरज क्षितिज के पार डूब रहा था और जल्द ही रात होने वाली थी। समीर? अर्जुन ने न्यू रोम की व्यस्त सड़कों पर प्लाईमाउथ फ्यूरी चलाते हुए पूछा। सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं। क्रिश? कैसा रहा? क्रिश ने गला साफ करते हुए क्रोनो रेडियो पर जवाब दिया। क्रिश की बात सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई। मुझे अब भी यकीन है कि ब्लैक थॉर्न एक महाखलनायक है, लेकिन मेटा गैंग का मास्टरमाइंड वो नहीं लगता। हालांकि अगर अगले कुछ घंटों में वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया तो अर्जुन अपनी राय बदल सकता है। वे कड़ी निगरानी में भी रहते हैं। उन्हें समुद्र के नीचे के आवासों के बारे में पता है। कृष्ण ने कई सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया, जैसा कि वह अक्सर करती थी। मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मैं उनसे कभी नहीं बच पाऊंगी, उसने आखिरकार गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं चाहे कितनी भी गहराई में तैर जाऊं, उनके पंजे और भी दूर तक पहुंच जाते हैं। वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अरे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, अर्जुन ने उससे वादा किया। और मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान करेंगे। अर्जुन के हाथ ड्राइवर के पहिए पर तनावग्रस्त हो गए। शायद वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। अगर तुम चाहो, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला है क्रिश। इसके बाद फिर से सन्नाटा छा गया और अर्जुन को एहसास हुआ कि उन्हें अभी भी बहुत आगे जाना है। जैसा कि पता चला, शंकर ने इस्चिया द्वीप पर आखिरी बातचीत से पहले दोनों की सारी बातचीत रिकॉर्ड करके चला दी थी। इसका मतलब था कि कृष्ण ने शायद पिछली बातचीत में खुद ही जानकारी रिकॉर्ड करके भेजी थी। इससे कृष्ण को अर्जुन पर थोड़ा भरोसा करने में मदद मिली, भले ही वह डायनामिस से संपर्क करने के उसके फैसले से असहमत थी, इतना कि उसने उसे अनाथालय में रहने दिया। लेकिन रिकॉर्डिंग कोई निजी अनुभव नहीं था और कुरियर को निराशा हुई कि इसने उनके रिश्ते को एक लूप से दूसरे लूप तक आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे उसे बस कम समय में थोड़ी और प्रगति करने में मदद मिली। आखिरकार कृष को यह खामोशी बहुत भारी लगी और उसने बात बदल दी। सारा तुम्हारी बिल्ली कहीं नहीं मिली। तुम्हें यकीन है कि उसने शक्तियां हासिल कर ली हैं? जरूर। जब अर्जुन आखिरी बार अनाथालय आया था तब यूजीन हेनरी वहां से गायब था, इसलिए किसी कारण से उस नेक जानवर के व्यवहार में बदलाव आ गया। शायद वह तुम्हारे शंकर अपग्रेड में मदद कर सके। मुझे नहीं पता रीडी, मुझे नहीं पता। मुझे और जानकारी चाहिए होगी, तभी मैं बता पाऊंगा कि मेरा आइडिया काम करेगा भी या नहीं। हां, इस लूप में अर्जुन का लक्ष्य मेटा गैंग को 6 फुट नीचे भेजने के अलावा डायनामिस के ब्रेन स्कैनिंग शोध पर अपना कब्जा जमाना था। कंपनी के अंदर से बिग फैट रोहित की मदद करने वालों को बाहर निकालने के अलावा सतीश कुमार के साथ जुड़ने से कुरियर को समय पर उनकी प्रयोगशालाओं तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। मदद के लिए शुक्रिया समीर, उसने आगे की सड़क की ओर देखते हुए कहा। मैं कल साइशॉक से निपटने के लिए अतिरिक्त सैनिक लेकर आऊंगा। किस्मत से वह अपनी दूसरी पसंदीदा बिल्ली को भी अपने साथ ले आया। कोई बात नहीं। हालांकि वह समझ गया था कि कृष को बातचीत तनावपूर्ण लग रही थी और उसने अचानक बात खत्म कर दी।
मुझे जाना है, जल्द ही मिलते हैं। जल्द ही मिलते हैं। उसने अपनी कार की पिछली सीट पर रखे एंटी डिप्रेसेंट के ढेर पर नजर डालने से पहले जवाब दिया। इस बार कुरियर का इरादा समीर को कोई कारगर इलाज अपनाने के लिए प्रेरित करना था, बजाय इसके कि वह खुद ही दवाएं खाकर खुद को झड़ दे। वह उतनी ही हकदार थी। रस टाउन और सतीश कुमार टावर के बीच का रास्ता अर्जुन को शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट से होकर जाने पर मजबूर करता था। सोल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाने वाला यह इलाका फैशन का मंदिर था। इसकी इमारतों में प्रतिष्ठित कपड़ा विक्रेता, लग्जरी ब्रांड और परफ्यूम के कपड़े मिलते थे। पैदल यात्री शॉपिंग बैग लिए और फोन कॉल करते हुए एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे। कुछ अर्जुन नकली जीनोम के रूप में पहचाने जा रहे थे, अपनी खरीदी हुई शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपनी सेल्फी ले रहे थे। हर कोई सबसे अच्छा दिखने की होड़ में था, लेकिन किसी ने किसी और पर ध्यान नहीं दिया। बेशक रॉय का फैशन सेंस उन सभी पर भारी पड़ा। यूजीन हेनरी एक महिला द्वारा पीछा किए जाने के दौरान अचानक सड़क के कोने से छलांग लगाकर प्लायमाउथ फ्यूरी के रास्ते पर आ गए। अर्जुन ने अचानक समय रोक दिया और ब्रेक लगा दिया, लेकिन समय शुरू होने से पहले ही बिल्ली गायब हो गई। इसके बजाय प्लायमाउथ फ्यूरी एक पैदल यात्री से बस 1 इंच की दूरी पर रुक गई। अरे, अगर तुम मेरे साथ मरना चाहते हो तो पहले अपॉइंटमेंट ले लो, मैं व्यस्त हूं। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखते हुए शिकायत की, जब तक कि उसने उस व्यक्ति को पहचान नहीं लिया जिसे उसने लगभग मार ही डाला था। लंबे सुनहरे बालों और शानदार पोशाक वाली एक बेहद खूबसूरत महिला। वो रोएंदार गेंद मुझसे कैसे बच सकती है? जानवी ने शिकायत की, अपनी त्वचा से 1 इंच की दूरी पर खड़ी कार को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। मैं? जानवी, क्या तुम ठीक हो? हीना सुमित गली से बाहर निकली। उन्होंने बिना आस्तीन की काली ड्रेस पहनी हुई थी और अपने प्लैटिनम रंग के बालों पर एक खूबसूरत सफेद गोल टोपी पहनी हुई थी। उन्होंने तुरंत अर्जुन को देखा और शर्मिंदगी से उसकी तरफ जल्दी से सिर हिलाया। इस हंगामे के लिए हमें माफी चाहिए। अरे, तुम दोनों औरतें यहां क्या कर रही हो? अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। तभी उसे ध्यान आया कि हीना के पास एक आलीशान बैग था। वे शायद शॉपिंग कर रही थीं। उम्मीद है तुम लोग इंश्योरेंस के पीछे नहीं भागती होंगी, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं कोई क्वार्टर नहीं दूंगा। रागिनी उस बिल्ली को और करीब से देखना चाहती थी। जाह्नवी ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कमर पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। वो कहां गई? मैं साफ नहीं देख पा रही थी। हीना ने अर्जुन की तरफ भौहें चढ़ाते हुए कहा, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूं। देख नहीं पाया? क्या यूजीन हेनरी आंशिक रूप से बैंगनी दुनिया में मौजूद था? इससे उसके बेतरतीब टेलीपोर्टेशन की व्याख्या हो जाती है। और अगर वह एक साथ 2 वास्तविकताओं में मौजूद होता तो सुमित की राजकुमारी शायद उस महान जानवर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। खैर, अगर तुम सड़क से हट जाओ। अर्जुन ने अनाथालय लौटने को उत्सुक जाह्नवी से पूछा। मैं सिर्फ दादियों या घोल को ही कुचलता हूं। उसके तिरस्कार भरे लहजे से जाह्नवी उसे नीची नजरों से देखने लगी, मानो कोई रईस सबसे गंदे किसानों के बीच से गुजर रहा हो। क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? नहीं, पर मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हें बता दूंगा। अर्जुन ने उत्साह भरे स्वर में उत्तर दिया। मैं रॉय हूं, मैं अमर हूं, पर किसी को मत बताना। मुझे परवाह नहीं है, जाह्नवी ने चिढ़कर जवाब दिया, हालांकि हिना की भौहें गहरी हो गईं। रॉय, तुमने कहा। उसे नाम जाना पहचाना लगा। क्या अर्जुन के डायनमिस आने की वजह से ही वल्कन ने उस पर हमला किया था? ऐसे में उसे वहां से चले जाना चाहिए। बदकिस्मती से जाह्नवी को यह बात समझ नहीं आई। खैर, हमें घर तक छोड़ने के लिए किसी की जरूरत है और तुम यह काम बखूबी करोगे, उसने नई मुस्कान के साथ कहा। उसे साफ उम्मीद थी कि वह तुरंत मान जाएगा। अरे नहीं, माफ करना, मेरे पास कुछ प्लान है, अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। बस से जाओ। जाह्नवी ने पलकें झपकाईं। मुझे लगता है मैंने गलत सुना। रुको, वो अंधी है और तुम बहरे? अर्जुन ने पूछा। तुम एक दूसरे को ढकते हो? हीना इस मजाक पर हंसे बिना नहीं रह सकी, लेकिन जाह्नवी को यह मजाक नहीं लगा। तुम्हें क्या हो गया है? उसने अर्जुन से ऐसे पूछा जैसे बस एक ही बात हो। जाह्नवी, मैं बस स्पैरो को बुलाऊंगी, हीना ने कहा। हालांकि उसने अपनी खुशी नहीं छिपाई। नहीं रागिनी,
उसे समझना होगा कि दुनिया कैसे चलती है। जाह्नवी अर्जुन की कार के दरवाजे की ओर बढ़ी और खिड़की पर हाथ रखकर हद पार कर गई। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अर्जुन ने धीरे से उस खुददार बदचलन लड़की को देखा, पर प्रभावित नहीं हुआ। देखने में तो वो खूबसूरत थी, पर उसके व्यक्तित्व ने कुरियर वाले को रोहन को इकलौती संतान बनाने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे साथ घटी सबसे अच्छी चीज हूं और यही तुम्हारे साथ कभी होगा, जाह्नवी ने इतने आत्मविश्वास से कहा। अर्जुन को यकीन हो गया कि जाह्नवी भी इस बात पर यकीन कर रही थी। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें यहां तक ले आई है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को घर लाने के लिए। कुरियर वाला प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार कर रहा था, जबकि जाह्नवी की असहनीय मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। अरे, अर्जुन ने सड़क की ओर देखने से पहले उपेक्षापूर्वक कहा। 10 में से 6। और इस तरह वह सूर्यास्त में चला गया, एक अवाक जाह्नवी और एक अर्ध खुश हीना को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन ने रियरव्यू मिरर को देखा और पाया कि सुमित राजकुमारी उसे देख रही थी, जबकि वह एक सड़क के कोने के आसपास गायब हो गया था। वह उत्सुक दिख रही थी, क्योंकि उसे कोई बेहतर शब्द नहीं सूझ रहा था। जैसा कि पता चला, अमित ने सतीश कुमार के टॉवर की एक पूरी मंजिल उसे समर्पित कर दी थी। अर्जुन और पांडा एक लिफ्ट के अंदर इंतजार कर रहे थे, जो धीरे धीरे उनकी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। दोनों एक कांच की खिड़की से न्यू रोम को रोशन करते सूरज को देख सकते थे। अर्जुन रस्ट टाउन की ओर देख रहा था, जबकि उसका साथी स्पाइडरमैन कार्टून की धुन मन ही मन गा रहा था। यह 10 मई का दिन था और साइशॉक जल्द ही अनाथालय पर हमला करने वाला था। अर्जुन का मोबाइल फोन आई गॉट यू बेब की धुन पर बज उठा, जिससे वह अपनी कल्पना से बाहर आ गया। रॉय डिलीवरीज, हां, उसने अनजान कॉलर को जवाब देते हुए कहा। हम आपका डाक पहुंचा देंगे, चाहे कितनी भी लाशें क्यों ना हों। इस दुनिया में एक तर्क है, दूसरी तरफ से जाह्नवी की गुस्से भरी आवाज आई। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा हो सकता है वह होता है। तुमने प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है। रुको, तुम्हें यह नंबर कैसे मिला? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने इसे यूं ही टाइप कर दिया। अरे बाप रे, उसकी क्षमता जबरदस्त थी। अगर वह चाहती तो शायद किस्मत से डायनामिक्स की साजिश का पता लगा सकती थी। कोई मुझसे ऐसे बात नहीं करता रॉय। मेरे सामने लोग गिर पड़ते हैं, करोड़पति सेलिब्रिटी। अर्जुन ने फोन काट दिया। कौन था गौतम? उसके पांडा शिष्य ने उससे पूछा। एक पागल प्रशंसक, कुरियर ने खारिज करते हुए जवाब दिया, जबकि लकी गर्ल उसे फोन करने की कोशिश करती रही। ओह, मेरे पास भी ऐसी ही एक थी। उसने पांडा का अपहरण करने की कोशिश की, क्योंकि उसे उसका चिकना फर बहुत पसंद था। पांडा को भागना पड़ा। क्या तुम जानते हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसे खाओ? मैं तो सिर्फ पांडा रूपी बांस ही खा सकता हूं गौतम। मांस खाकर तो उल्टी आ जाती है। डेनिश सरदार निधोग ने एक हरा अमृत पी लिया था और 1 किलोमीटर लंबा लगभग अजेय सांप बन गया था, जबकि टिम्मी ने भी वैसा ही एक सांप पी लिया था और वह बन गया। इस दुनिया में कोई निष्पक्षता नहीं थी। गौतम, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पांडा ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। अर्जुन ने आह भरी और बेचारे जानवर के कंधे पर हाथ रखा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा युवा शिष्य, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं? अर्जुन ने सोचा कि पांडा रोने लगेगा। शुक्रिया गौतम। लिफ्ट अंततः अमित की मंजिल पर पहुंची और दोनों अंदर चले गए। चढ़ाई के बाद अर्जुन ने कुछ शानदार चीजों की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। स्वागत कक्ष में बिछे गलीचे शायद बहुत महंगे थे। सभी कुर्सियां परिष्कृत चमड़े की बनी थीं और दीवारों पर किसी आर्ट गैलरी जैसी कलात्मक डिजाइनें लगी थीं। फैशन और लड़कियों की पत्रिकाएं लकड़ी की आलीशान मेजों पर रखी हुई थीं। अंदर आ जाओ, अमित ने उन्हें दूसरे कमरे से पुकारा। नई हीरो टीम उसकी आवाज सुनकर शूटिंग स्टूडियो के सामने से गुजरी, जिसमें डार्क रूम प्रॉप्स और तरह तरह के फोटोग्राफी उपकरण शामिल थे। अंततः वे एक लॉबी में पहुंचे, जिसकी दीवारें हजारों मॉडलों के चित्रों और कपड़े के डिजाइनों से भरी हुई थीं। अमित एक मेज के चारों ओर एक सख्त ग्राहक का सामना कर रहा था। उसके हाथ में एक कागज और पेंसिल थी,
नहीं। एटॉमिक कैट रोहन ने हीरो फैशन डिजाइनर के सामने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं बिल्ली वाला लेटेक्स सूट नहीं पहनूंगा। रोहन, बच्चे मत बनो, अमित ने विरोध किया। यह शरीर पर फिट बैठेगा और लड़ाई में तुम्हारी गतिविधियों में बाधा नहीं डालेगा। युवा नायक ने अपनी बाहें पार करके मुंह बनाया और कहा, मेरा पहनावा काफी अच्छा है। क्या? तुम इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कह सकते हो? तुम ये बात वापस लो। व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्ली थीम वाली टाई के साथ वैलेंटिनो सूट पहनने का सुझाव देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह पोशाक पहले ही ले ली गई है। अर्जुन ने नायकों की ओर हाथ हिलाते हुए जोर से कहा, हाय, मैं रॉय हूं और यह मेरा भरोसेमंद पांडा साथी है। ओह, हेलो, मैं एटॉमिक कैट हूं, रोहन ने सामान्य से थोड़ा रूखे स्वर में उत्तर दिया। अर्जुन उसे याद कर रहा था। हाय, मैं अमित हूं, लेकिन आप मुझे युकिको या संक्षेप में निशा कह सकते हैं। वह जापानी थी, है ना? अर्जुन कोरियाई कहता। उसने उन दोनों को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराया, जिससे वह बेहद प्यारी लग रही थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कृपया बैठिए। वह बहुत प्यारी है, पांडा ने धीरे से बुदबुदाया, फिर गरिमापूर्ण ढंग से बोलने की कोशिश की। पांडा भी तुम्हें नमस्कार करता है। तुम नए लोग हो ना? रोहन ने फैशन डिबेट में शामिल होते हुए पूछा। क्या तुम्हें नए लोगों के सेमिनार वगैरह में नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्ली के बच्चे? अर्जुन ने वापस पूछा। मत बताओ, उसने आह भरी। मुझे हीरो का काम करने के बजाय कॉर्पोरेट वीडियो देखने में समय बर्बाद करना चाहिए। हम अभी हीरो का काम कर रहे हैं, अमित ने सुमित विद्रोही के सफेद जिम्नास्ट कपड़ों को देखते हुए कहा। इसे पहनना मानवता के खिलाफ अपराध है रोहन। रॉय की मिसाल पर चलो, उस बेहतरीन रंग रूप और इस आकर्षक नॉयर ट्रेंच कोट को देखो। उसकी पोशाक उससे कहीं बड़ी चीज का प्रतीक है। शुक्रिया, अर्जुन ने कहा। मुझे इस जंगली जंगल में आखिरकार किसी सभ्य इंसान से मिलकर बहुत खुशी हुई। हालांकि एटॉमिक कैट इस बात से सहमत नहीं थी। मैं किसी भी दिन कल्पना की बजाय व्यावहारिकता को प्राथमिकता दूंगी। यही तो उसने कहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। अमित हंस पड़ा और एटॉमिक कैट ने आंखें घुमाई। खैर, मुझे बताया गया है कि फैशन के मामले में तुम मेरी देवी बनोगी, लेकिन मैं अभी तुम पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। इसकी चिंता मत करो रॉय, मैंने तुम्हारी पोशाक का इंतजाम कर दिया है। उसने एक खाली कागज पर पेंसिल से चित्र बनाते हुए कहा। मैंने कृत्रिम रेशों से बने वैलेंटिनो स्टाइल के सूट के बारे में सोचा था, लेकिन जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचती रही, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे बेहतर कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा जो तुम्हें फिट आए। कश्मीरी? अर्जुन ने आशा से पूछा। कश्मीरी, बिल्कुल, यही मेरा भी ख्याल था, अमित ने सिर हिलाकर कहा और खुद को पागल हो चुकी दुनिया में विवेक के एक द्वीप के रूप में प्रकट किया। गहरा बैंगनी, नीचे एक आकर्षक काला टर्टल नेक और एक बॉलर हैट। अरे नहीं, कुरियर ने अचानक ब्रेक लगाए, इससे पहले कि वह हद से आगे बढ़ जाती। यह बहुत ज्यादा और हिंसक है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे इसका समाधान मिल गया। उसने समूह के सामने अर्जुन, पांडा और यहां तक कि एटॉमिक कैट के सामने भी जो उसका स्केच देख रहे थे, चादर उठाई। कॉर्पोरेट टाई की जगह हम एक ऊनी स्कार्फ पहनने वाले हैं। अमित ने अपनी पेंसिल गर्दन की ओर तान दी। हल्का बैंगनी, लगभग गुलाबी, हर जगह छोटे छोटे घड़ी के चिन्हों के साथ पोशाक लाजवाब थी। आधुनिक फैशन और विक्टोरियन शैली की शालीनता का एकदम सही मिश्रण। टाई की जगह गुलाबी रंग का चमकीला दुपट्टा, यह तो कमाल की बात थी। अर्जुन ने कभी यह सोचा क्यों नहीं? यह अद्भुत है, कुरियर ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कि उसे कोई दिव्य रहस्य उद्घाटन हो रहा हो। मुझे पता है, दुपट्टा बॉलर हैट की ऊर्जा को नियंत्रित करेगा, जो आपकी हिंसक भावना और समाज के नियमों के बीच संघर्ष का प्रतीक है। क्या आप सचमुच कानून के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे, या न्याय के अपने बेकाबू एकनिष्ठ प्रयास पर अडिग रहेंगे? यही आपका संदेश है, यही आपका संघर्ष है। अमित ने चित्र की ओर इशारा किया। यह आपकी पोशाक है। मेरी द्विध्रुवीयता के बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन ने अब चक्कर खाते हुए पूछा। मेरी द्विध्रुवीयता के बारे में आप क्या करते हैं? हम आपके धातु के मुखौटे को चांदी और काले रंग से रंगते हैं। प्रकाश और अंधकार एक साथ रहते हैं, कभी मिश्रित हुए बिना।
मैं परिवर्तित हो गया हूं। तुम्हारा ही एकमात्र सच्चा धर्म है। हे भगवान, अब तो 2 ही बचे हैं, रोहन ने शिकायत की। हम तो बर्बाद हो गए। मेरा क्या? पांडा ने आशा भरी नजरों से पूछा। क्या तुम पांडा की अद्भुतता के अनुरूप कोई पोशाक बना सकते हो? हां, मैं कर सकता हूं, अमित ने उत्साह से कहा। मैंने सोचा था कि तुम्हें बिना शर्त के सीने पर 2 गोलियों की पट्टियां बांधकर छोड़ दूंगा। गोली चलाने वाले? टिम्मी का चेहरा उतर गया। लेकिन मुझे गोली चलाना नहीं आता। बात यह नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, अर्जुन ने उसे समझाया। बात तो कूल दिखने की है। बिल्कुल, अमित ने एक नया स्केच लिखते हुए सहमति जताई। तो मैं कहता हूं, अपनी छाती पर 2 बैंडोलियर, एक हरी बेरेट, काले शॉर्ट्स जो आपके बदलाव के हिसाब से ढल जाई, और शायद एक धूप का चश्मा भी। अब आप सिर्फ एक पांडा नहीं रहे, आप रैम्बो पांडा हैं, अपनी प्रजाति के आखिरी, जो भविष्य के लिए एक अनंत युद्ध लड़ रहे हैं। उसने उन्हें वह स्केच दिखाया और अर्जुन को भी मानना पड़ा कि वह एक मर्दाना चीनी भालू जैसा लग रहा था। जब उसने अमित की तरफ देखा और याद किया कि कैसे तुषार ने स्वर्ग से मानव जाति को मिले इस उपहार को मारने की हिम्मत की थी, तो कुरियर का दिल बैठ गया। तुम एक राष्ट्रीय धरोहर हो जिसकी रक्षा होनी ही चाहिए, अर्जुन ने अमित से कहा। और तुम्हारी रक्षा होगी। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारी रक्षा होगी। ओह शुक्रिया, उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं, मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है। मैं आखिरकार इसमें लड़कियों को इम्प्रेस कर ही दूंगा।